अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खां की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। सूरज तुलू हो रहा था जब मैं थाने के बरामदे में दाखिल हुआ। सबसे पहले मेरी नज़र एक इंसानी खोपड़ी और चंद हड्डियों पर पड़ी जो बरामदे में मेरे दफ्तर के सामने फर्श पर पड़ी थीं। मेरा हेड कांस्टेबल और 3-4 और कांस्टेबल करीब खड़े हंस रहे थे और उनके पास मेरे थाने के किसी गांव का चौकीदार खड़ा था। मैंने तमाम नंबरदारों, चौकीदारों और मुखबिरों के लिए बड़े सख्त अहकाम जारी कर रखे थे। इन अहकाम का यह असर था कि इस चौकीदार को किसी वीराने में ये खोपड़ी और कुछ हड्डियां पड़ी नजर आईं तो इकट्ठी करके थाने में ले आया। मेरा ख्याल है कि वो 100 साल पहले मरे हुए किसी इंसान की खोपड़ी थी। मैं चौकीदार का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। उसे शाबाश दी और हेड कांस्टेबल से कहा कि ये हड्डियां पिछले कमरे में रख दे। चौकीदार चला गया तो मैंने कांस्टेबलों से कहा कि जाहिल का बच्चा, मालूम नहीं ये क्यों उठा लाया है, बाहर कहीं गड्ढा खोदकर इन्हें दफन कर देना। मलिक साहब, एक कांस्टेबल ने हंसकर कहा, आप ही ने सबको कह रखा है कि तुम्हें कोई मशकूक चीज़, मशकूक इंसान, मशकूक वाक़या नजर आए फौरन थाने में इतला दी जाए। मैं बहमी तो नहीं था, लेकिन थाने में दाखिल होते ही खोपड़ी देखकर मेरा दिल बैठ गया। हिंदुओं की तरह मैं भी डर गया कि ये अच्छा शगुन नहीं, शायद ये हिंदुओं के साथ रहने का असर था। उधर से हेड कांस्टेबल खोपड़ी और हड्डियां पिछले कमरे में रखकर वापस आया। इधर से एक गांव का नंबरदार, जिसे मुखिया भी कहा करते थे, थाने में दाखिल हुआ। उसकी चाल बता रही थी कि अच्छी खबर नहीं लाया। खबर वाकई अच्छी नहीं थी। उसने बताया कि उसके गांव से थोड़ी दूर एक हिंदू की लाश पड़ी है। उसे वो जानता था। वो मेरे शहर के एक आड़ती का बेटा था। ये आड़ती साहूकारा भी करता था। नंबरदार ने बताया कि मरने वाले को गुज़िश्ता रोज़ सुबह के वक्त टट्टू पर जाते देखा गया था। वो आगे किसी गांव को जा रहा था। आज सुबह किसी ने उसकी लाश पड़ी देखी तो उसने नंबरदार को जाके बताया। मैंने आरती को बुलवा लिया। उससे उसके बेटे के मुतालिक पूछा कि कहाँ है। उसने बताया कि कल वो 3 गांव से वसूलियों के लिए गया था। शाम तक उसे वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। गुज़िश्ता रात पहले पहर बारिश बरसने लगी थी। बाप ने ख्याल किया कि फलां गांव में उसका एक भाई मकतूल का चचा रहता है। बारिश की वजह से उसका बेटा वहां रुक गया होगा। बाप ने कहा कि उसने अक्लमंदी से काम लिया है कि वहीं रुक गया है। वसूलियों की रकम के साथ शाम के वक्त अकेले आना खतरनाक था। मैंने उसे फौरन नहीं बताया कि उसके बेटे ने अक्लमंदी से काम नहीं लिया और वो वसूलियों की रकम रहज़नों को दे बैठा और कत्ल हो चुका है। फौरी तौर पर मेरे दिमाग में यही आई थी कि आरती का बेटा 3 गांव से वसूली करके शाम के बाद वापस आ रहा होगा कि रहज़नों के हत्थे चढ़ गया। उसने खामोशी से रकम उनके हवाले करने की बजाय मुकाबला करने की कोशिश की होगी, वरना रहज़न कत्ल से अमूमन गुरेज ही किया करते थे। ये भी मुमकिन था कि उसके किसी मकरूज ने ही उससे रकम छीनकर मार डाला हो। हिंदू साहूकारों का रवैया सूदखोर पठानों जैसा होता है। हाजतमंद लोग उनसे सूद पर कर्ज लिया करते थे। सूद का हिसाब किताब ऐसा होता था कि कर्जदार सारी उम्र सूद ही अदा करते रहते थे। साहूकार हर माह वसूली के लिए उन्हें बहुत परेशान करते थे। आरती ने परेशान होकर मुझसे पूछा कि मैं उसके बेटे के मुतालिक क्यों पूछ रहा हूँ। मैंने कोई जवाब दिए बगैर उसे नंबरदार और 2 कांस्टेबलों के साथ मौका वारदात की तरफ रवाना कर दिया। मैं जब वहाँ पहुँचा तो साहूकार आरती की धाड़ें दूर दूर तक सुनाई दे रही थीं। लोग जमा हो चुके थे जिन्हें करीब आने नहीं दिया गया था। लाश पीठ के बल पड़ी थी। नंबरदार ने ऊपर कंबल डाल दिया था। कंबल हटाकर देखा, ये एक जवान आदमी की लाश थी जिस्म दुबला था। मैंने सबसे पहले जामा तराशी ली। उसने कुर्ता पहन रखा था जिसकी एक ही जेब थी, ये पहलू में थी। इसमें से 5-6 रुपए और कुछ आने निकले। उसके बाप ने बताया कि उसके पास रुपयों की थैली होनी चाहिए थी, जिसे हम पंजाबी में गुत्थी कहते हैं। उस ज़माने में नोट कम और रुपए के सिक्के ज़्यादा होते थे, इसलिए रकम थैलियों में उठाई जाती थी। लाश के साथ या इर्द गिर्द कोई थैली नहीं थी।
बाप ने बताया कि वो टट्टू पर गया था जो किराए पर लिया गया था, वहाँ टट्टू भी नहीं था। मेरी निगाह में ये रहज़नी की वारदात थी। मैंने लाश पर ज़रबात का मुआयना किया। कपड़ों पर कहीं भी खून नहीं था। उसका सर मुंडा हुआ था। वहाँ भी मुझे किसी जख्म या चोट का निशान नजर नहीं आया। लाश का मुंह जिस तरह खुला हुआ था, इससे मौत का बायस मालूम होता था। मैंने गर्दन देखी। सामने वाले हिस्से पर साफ निशान थे जो वाज़े करते थे कि गला हाथों से दबाया गया है। किसी लाश की गर्दन पर यह निशान हो तो जिस्म पर जख्म या ज़र्ब के निशान अमूमन नहीं होते। गला उसी सूरत में दबाया जाता है जहाँ कातिल के पास हथियार न हो या वो खून के छींटों से बचने के लिए हथियार इस्तेमाल न करना चाहता हो। बहरहाल ये देखना डॉक्टर का काम था कि जिस्म पर कोई जख्म या ज़र्ब है या नहीं और मौत का बाइस क्या है। मैंने तफ्तीश की बुनियाद बांधने के लिए मुआयना कर लिया था। मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये पैदा हो गई थी कि रात 9 बजे के लगभग मैं बरसा था जिसने पाँव का एक भी निशान नहीं रहने दिया था। अगर वहाँ तक मकतूल टट्टू पर सवार था तो टट्टू का भी कोई खुरा नहीं था। खोजी मेरी मदद नहीं कर सकता था। बारिश ने ज़मीन से सारी शहादत धो डाली थी। बारिश से ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि कोई दरिंदा बाहर नहीं निकला, वरना लाश पहचानने के काबिल भी न रहती। मैंने अब लाश को इस उम्मीद के साथ गौर से देखना शुरू किया कि कातिल की कोई निशानी मिल जाएगी। आमतौर पर यूँ होता है कि कातिल मौका वारदात पर कोई ऐसी निशानी छोड़ जाता है जो सुराग रसानी में मदद देती है। इसके लिए गैर मामूली तौर पर तेज़ नज़र की ज़रूरत होती है। बाज़ निशानियाँ ऐसी होती हैं जिन पर नज़र कम ही पड़ती है। मैंने लाश के इर्द गिर्द कुछ दूर तक देखा, कुछ न मिला। इसके कपड़ों को देखा, हाथ देखे, उंगलियां और नाखून देखे। जब मैंने उसके बाएं हाथ को हाथ में लिया तो एक चीज़ मिल गई। उसकी अंगूठी में फंसे हुए 3 बाल थे। एक बाल कमोबेश 1 फीट लंबा था, दूसरा उससे 2-3 इंच कम और तीसरा इससे भी कम लंबा था। ये बाल बिला शक व शुबा किसी औरत के थे। उसकी अंगूठी ऊपर से कश्ती नुमा थी। ये फैशन उन्हीं दिनों शुरू हुआ था। शादी की अंगूठियाँ इसी शक्ल की बनती थीं। ये फैशन ज़नाना था, लेकिन मर्दों ने भी ऐसी अंगूठियाँ पहन ली थीं। मकतूल की शादी 2 साल पहले हुई थी। उसके बाप ने बताया था कि ये इसकी शादी की अंगूठी थी। कश्ती नुमा हिस्से में जाली सी बनी हुई थी जिसमें से एक तार टूट गया था। बाल इस तार ने पकड़े थे। मुझे ये ख्याल भी आया कि ये बाल किसी सिक्के भी हो सकते हैं। रेज़न सिक होगा। उसने मकतूल का गला दबाया तो मकतूल ने उसके बाल पकड़ लिए होंगे, लेकिन मैंने अपने इस ख्याल को कबूल नहीं किया। एक इसलिए कि सिख बाल खुले नहीं रखते, पगड़ी कसकर बांधते हैं। दूसरे इसलिए कि इस इलाके में कोई सिख रेज़न मेरे रिकॉर्ड पर नहीं था। ये बाल बारीक थे और औरत के ही हो सकते थे। मुझे बहरहाल 100% यकीन था कि ये औरत के बाल हैं। अंगूठी को देखकर ही मुझे ख्याल आया कि रेज़नों को सोने की ये अंगूठी नज़र नहीं आई और उन्होंने लाश की जेब भी नहीं देखी। जेब में भी कुछ रकम थी। मैंने इसकी वजह ये सोची कि इन्हें रुपयों की थैली मिल गई थी, इसलिए उन्होंने किसी और तरफ ध्यान न दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और बाल लपेटकर जेब में रख लिए। मैंने नंबरदार को परे ले जाकर मुखबरी के मुतालिक ज़रूरी हिदायत दी और वापसी के दौरान सोचता रहा। लाश कस्बे से 1.5-2 मील दूर से मिली थी। ये शहर दरअसल कस्बा था। मुझे बार बार ये ख्याल आता था कि ये रेज़नी की वारदात नहीं, रेज़न गला नहीं दबाया करते थे। सोच ये भी आई कि मकतूल हिंदू था, बल्कि हिंदू बनिया, जिससे इस दिलेरे की तवक्को ही नहीं रखी जा सकती कि उसने रेज़न के रेज़नों का मुकाबला किया होगा। उस ज़माने के रेज़न और डाकू ऐसे थे कि लोग उनके नाम से ही डर जाते थे। बाल औरत के थे और औरत रेज़न नहीं हो सकती थी। मकतूल का बाप मेरे साथ चला आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि उसका बेटा कितना कुछ दिलेर था। उसने बताया कि ख़ास तौर पर दिलेर नहीं था, कारोबार में तेज़ था। फिर मैंने उसके चाल चलन के मुतालिक पूछा। बाप ने जवाब दिया कि मकतूल शादीशुदा था, इसमें कोई बुरी आदत नहीं थी। उसकी किसी के साथ दोस्ती भी नहीं थी और दुश्मनी भी नहीं थी। मैं बाप से उम्मीद नहीं रख सकता था कि वो कहता कि उसके बेटे का चाल चलन ठीक नहीं था। मैंने पूछा कि मुसलमानों के साथ उसकी दोस्ती थी। बाप ने जवाब दिया कि वो मुसलमानों के साय से भी दूर भागता था। पोस्टमार्टम का इंतज़ाम शहर में ही था। मैं थाने में दाखिल हुआ तो दिन का तीसरा पहर गुजर रहा था।
कागजी कार्रवाई मुकम्मल की और सिविल अस्पताल चला गया। पोस्टमार्टम में कुछ ज़्यादा ही वक्त लग गया। रिपोर्ट ये भी थी कि मकतूल को मरे तकरीबन 20 घंटे गुजर चुके हैं। इसका मतलब ये था कि पोस्टमार्टम 12 बजे शुरू हुआ तो मौत का वक्त गुज़िश्ता रोज़ 4 बजे बाद दोपहर था। डॉक्टर कहता था कि मौत 2 और 4 बजे के दरमियान वाक़ई हुई है। मैदे में खाने की जो अशिया गई थीं वो इसने नोट कर ली थीं। उसने राय दी कि ये खुराक दोपहर की हो सकती है। मैंने डॉक्टर को हैरान होकर देखा और कहा भी कि ये तो हो ही नहीं सकता कि लाश कल बाद दोपहर की वहाँ पड़ी रहे और किसी ने देखी नहीं। कोई इंसान ना देखता तो गिद्ध तो फौरन वहाँ पहुँच जाते। बारिश रात 9 बजे शुरू हुई जो तेज़ थी और बिजली भी चमकती और कड़कती थी। ऐसे मौसमी हालात में कोई मुर्दाखोर दरिंदा बाहर नहीं निकलता। कत्ल का वक्त रात 8 और 9 बजे के दरमियान होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर को अपनी राय पर पूरा एतमाद था। उसने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि उसे कहीं और कत्ल किया गया और लाश रात उस वक्त बाहर फेंकी गई जब बारिश शुरू होने वाली थी। डॉक्टर ने मौत का बाइस दम घुटना लिखा। इसमें कोई शक नहीं था कि उसे गला दबाकर कत्ल किया गया था। डॉक्टर के साथ बहस मुबाहिसे और तबादला ख्यालात के बाद मैंने तस्लीम कर लिया कि मकतूल को गुज़िश्ता शाम से पहले कत्ल किया गया है। यह मुमकिन था कि कत्ल कहीं और किया गया और लाश यहाँ फेंकी गई हो। इससे यही ज़ाहिर होता था कि ये वारदात रहज़नों की नहीं बल्कि इनकी हो सकती है जिनके पास मकतूल वसूलियों के लिए गया था। मैं पहले कह चुका हूँ कि इन साहूकारों से गरीब लोग कर्ज लिया करते थे जिसे वो ब्याह शादियों और मुकदमे बाजियों पर खर्च किया करते थे। हिंदू साहूकारों का कर्ज ऐसा जाल होता था जिसमें फंसा हुआ मकरूज़ सारी उम्र नहीं निकल सकता था। बाज़ बदकिरदार साहूकार या उनके बेटे अपने कर्ज के जाल में फंसाए हुए लोगों को परेशान करके उनकी बहन बेटियों और बीवियों से 10 दराजियाँ भी कर गुजरते थे। हिंदू के सान एक माह की वसूली रुकवाने के लिए या किसी और रियायत की खातिर अपनी इज्जत साहूकारों के हवाले करके आंखों पर हाथ रख लिया करते थे। मुसलमानों के लिए उनका रवैया नाकाबिल बर्दाश्त होता था। मेरे दिमाग में ये शक पैदा हुआ कि मकतूल किसी मुसलमान के घर बदतमीज़ी करके जान से हाथ धो बैठा होगा। ये शक पुख्ता होने लगा कि कर्जखोर ने ही उसे पार कर दिया है। मेरे लिए ज़रूरी हो गया कि मैं उन लोगों को देखूं जिनके यहाँ मकतूल गया था। मेरे इन शकूक को वो 3 बाल पक्का कर रहे थे जो मकतूल की अंगूठी में फंसे हुए बरामद हुए थे। इससे पहले मैं 2 मुख्तलिफ थानों की 2 वारदातों में बाल देख चुका था। एक मकतूल की लाश की मुट्ठी में जनाना बाल थे और दूसरे मकतूल के कपड़ों से एक बाल मिला था। लाश के साथ जनाना बाल की खाल उतारी जाए तो तफ्तीश आसान हो जाती है। कम से कम ये यकीन हो जाता है कि कातिल औरत है या औरत साथ थी। इस वारदात में भी बाल थे जो कुछ ऐसी कहानी सुना रहे थे कि मकतूल ने किसी औरत पर हाथ डाला है और इसी औरत के हाथों या इस औरत के किसी भाई या खामिद के हाथों मारा गया है। रुपयों की थैली का लापता होना कुदरती बात थी। ज़रूरी नहीं था कि उसे किसी ने इस थैली की खातिर ही कत्ल किया हो। मैं शाम के बाद साहूकार आड़ती के घर जाना चाहता था लेकिन सुबह के लिए मुलतवी कर दिया क्योंकि लाश उसके हवाले कर दी गई थी। मैं मातम वाले घर लोगों के हुजूम में तफ्तीश नहीं कर सकता था। मैं अगले रोज़ उस वक्त वहाँ गया जब लाश को जलाया जा चुका था। घर में उसके बाप के अलावा माँ थी, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, मकतूल की बीवी और एक बच्चा और एक जवान लड़की थी जिसके मुतालिक बताया गया कि मकतूल की गैर शादीशुदा बहन है। इस लड़की की उम्र 23 साल बताई गई। खासी खूबसूरत लड़की थी। मैंने सबसे बारी बारी मकतूल के चाल चलन और दोस्ती और दुश्मनी के मुतालिक कुरेद कुरेद कर पूछा, लेकिन कोई ऐसी बात मालूम ना हो सकी जो मेरी मदद करती। उसकी बीवी को अलग बिठाकर पूछा, वो कोरी स्लेट निकली। उसके तो होश ही ठिकाने नहीं थे। उसके लिए सारी उम्र की बेवगी रह गई थी। हिंदू औरत दूसरा खामिद कर ही नहीं सकती। यह लड़की 20 साल की उम्र में ही बेवा हो गई थी। उसकी बहन से कुछ पूछना बेकार था। वो इसकी बाहर की ज़िंदगी के मुतालिक कुछ नहीं बता सकती थी। अलबत्ता मकतूल की अज़दवाजी ज़िंदगी के मुतालिक वो कोई इंकिशाफ कर सकती थी। मैंने इस लड़की को कमरे में बुलाया तो उसके रवैये में बेरुखी और लापरवाही सी देखी। उसका जवान भाई मर गया था मगर अपनी माँ की तरह या अपनी भाभी की तरह वो रो नहीं रही थी। मैंने हमदर्दी के इज़हार से बात शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता अपनी तफ्तीश की तरफ आया। बहुत सवाल जवाब हुए
उसने कहा कि गांव में जाता रहता था, किसी को छेड़ बैठा होगा। मैंने लड़की को इसी फिक्रे पर जकड़े रखने के लिए बहुत सी बातें पूछी और जिरा भी की, लेकिन लड़की ने मेरी तरह शक का इजहार किया था। मैंने ये महसूस किया कि ये लड़की अपने कुनबे से मुख्तलिफ है। मैंने इससे एक ज़ाती सा सवाल पूछा कि वो इतनी बड़ी हो गई है, उसकी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। उस इलाके के हिंदू 14-15 साल की उम्र में लड़कियों को ब्याह दिया करते थे। इसकी उम्र 23 साल हो चुकी थी। बहरहाल ये इस घराने और इस लड़की के ज़ाती मामलात थे। मेरे दिमाग पर वारदात की तफ्तीश सवार थी। इस लड़की का जिक्र इसलिए कर दिया है कि ये मुझे अपने घराने के तमाम अफराद से मुख्तलिफ लगी थी। मैंने मकतूल के बाप से कहा कि वो कल सुबह टट्टू या घोड़े का इंतज़ाम करके सुबह सवेरे थाने पहुंच जाए। उसे उन घरों तक ले जाना था जहां मकतूल वसूलियों के लिए गया था। ये ज़रा लंबा सफ़र था। 3 मुख्तलिफ गांव थे। शहर से दूर 2 से 4 मील तक वो दूर थे। इनका आपस में भी 2-2 मील का फासला था। मकतूल के बाप को मालूम था कि मकतूल को कहाँ कहाँ जाना था। अगली सुबह मेरा काफ़िला देहात की तरफ चल पड़ा। हम सबसे पहले करीबी गांव में गए। वहां मकतूल को 2 घरों में जाना था। मैं बारी बारी दोनों घरों में गया। मकतूल इनसे वसूलियां करके चला गया था। मुझे अच्छी तरह याद नहीं रहा कि कहाँ से उसने कितनी रकम वसूल की थी। मजमूई तौर पर 400 के करीब रकम थी। मैंने दोनों घरों के तमाम अफराद को अच्छी तरह ठोंक बजा कर देखा। एक घर में एक जवान बीवी थी। मैंने अपने अंदाज से ये मालूम करने की कोशिश की कि मकतूल ने इस पर दस्तदराजी तो नहीं की थी। मुझे कोई ऐसा इशारा ना मिला जिससे मेरा ये शक पुख्ता होता, बल्कि शक इस तरह रफ़े हो गया कि गांव के कुछ लोगों से पूछने पर मुझे बताया गया कि मकतूल दोनों घरों के अंदर नहीं गया। बाहर खड़े खड़े उसे रकम मिल गई थी और वो टट्टू पर सवार होकर चला गया था। उसे चाय पानी के लिए रुकने को कहा गया था, लेकिन वो ये कहकर चल पड़ा था कि फला फला गाँव में भी जाना है और शाम से पहले घर पहुँचना ज़रूरी है। वहाँ से हम दूसरे गांव गए। वहाँ भी 2 घर थे जहाँ से उसे वसूलियाँ करनी थीं। दोनों घरों से पता चला कि मकतूल वहाँ गया ही नहीं। इससे मुझे कुछ शक हुआ। मैंने गहरी तफ्तीश शुरू कर दी। गांव से भी मालूम कराया, वो वाकई वहाँ नहीं गया था। उसे जिनके पास जाना था उन्होंने उसके बाप से कहा कि रकम ले जाए। ये छोटा सा गांव था। बाहर के किसी आदमी का वहाँ जाना छुप नहीं सकता था। वहाँ से चलने लगे तो एक आदमी ने बताया कि वो शहर से आ रहा था। उसने मकतूल को फला गांव की तरफ जाते देखा था। वो टट्टू पर सवार था। इससे ये पता चल गया कि वो इधर आया ही नहीं। वो जिस गांव की तरफ जाता देखा गया था वो ज़रा बड़ा गांव था। मकतूल के बाप ने बताया कि इस गांव में उसका एक भाई रहता है। उसकी एक बेटी जवान है जिसके साथ मकतूल की बहन की बहुत मोहब्बत है। वो अक्सर इस गांव में आती है और कभी कभी रात को भी वहीं रहती है। मकतूल जब भी इधर आता है तो अपने चचा के घर ज़रूर जाता है। हम उस गांव की तरफ रवाना हो गए। फासला कोई 3 मील था। रास्ते से कुछ अलग हटकर एक बड़ी ही खूबसूरत जगह थी जिसे सारे इलाके के लोग बागीचा कहते थे। ये एक मुसलमान की जागीर थी। उसने वहाँ बाग बना रखा था। सब्जियों का बाग भी था और इर्द गिर्द दूर दूर तक खेतियाँ उसी की मिल्कियत थीं। मालिक शहर में रहता था। ये अंग्रेज़ों की अता की हुई ज़मीन थी। उसके आबा व अजदाद ने अंग्रेज़ों की बहुत खिदमत की थी। ख़ानदान के 2-3 आदमी किसी ज़माने में फ़ौज में थे जो पहली जंग अज़ीम में लड़े थे। मौजूदा मालिक भी अंग्रेज़ों का ज़र खरीद ग़ुलाम था। उनकी खुशनुदी के लिए दीन और ईमान से दस्तबरदार हो जाया करता था। मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुखबिरी करने से भी गुरेज़ नहीं करता था। उसका एक मकान शहर में था और एक उस ज़माने की नई तर्ज का मकान बागीचे में यानी ज़मीनों पर था। यह मकान अंग्रेज़ों की खातिर मदारात के लिए बनाया गया था। कभी कभी कोई अंग्रेज़ शिकारी इधर आता था तो ये जागीरदार उसे इस मकान में ठहराता था। उसके लिए शराब और कबाब का एहतमाम करता था। वहाँ से कुछ दूर आगे मुर्गा भी और चीतल का बहुत शिकार था। बागीचे के मकान में बाकायदा रिहाइश किसी की नहीं थी। मालिक का बेटा वहाँ आता जाता रहता था और ज़रूरत पड़े तो कुछ दिन वहीं रहता था। ये बेटा जवान था। मैं उसका नाम ज़ाहिर नहीं करूँगा, आप इसे जाहिद कह लें। इसके साथ मेरी अच्छी जान पहचान थी। जिंदा दिल आदमी था। अभी इसकी शादी नहीं हुई थी।
उम्र 25-26 साल हो चुकी थी। जहाँ तक मैं उसे जानता था वो बाप से बल्कि आबा व अजदाद से कुछ मुख्तलिफ था। उसमें मुसलमानों वाले वस्फ नज़र आते थे, ताहम मैं उसे पक्का मुसलमान नहीं समझता था। दौलत और जागीर तो मजहब और इखलाक की कोई परवाह नहीं किया करता। जाहिद की ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक मैं ज़्यादा नहीं जानता था। वो बड़े अच्छे जिस्म वाला खूबसूरत जवान था, घुड़सवारी और नेज़ाबाजी में मशहूर था। उसकी ज़ाती ज़िंदगी काबिल तारीफ़ हो ही नहीं सकती थी, जिसकी जागीर पर गरीब मज़ारे और उनकी बेटियां मजदूरियां करें और उनमें कुछ जवान और खूबसूरत हों। इस जागीर की देखभाल जाहिद के सुपुर्द थी। बाप अंग्रेज़ों की खुशनुदी का फ़र्ज़ निभा रहा था। ये बागीचा एक तो बनाया ही खूबसूरत गया था और ज़्यादातर हुस्न उसे कुदरत ने दिया था। दरख्तों की बहुतात थी। इससे 200-300 गज़ नीचे ज़मीन चली गई थी। वहाँ बड़े पुराने और ऊंचे दरख्त थे। इनके करीब से एक नदी बहती थी। बारिशें न हों तो नदी का पानी साफ सुथरा होता था। एक जगह से नदी का किनारा कटा हुआ था, जहाँ से पानी ने बाहर आकर खासी लंबी चौड़ी झील बना रखी थी। इस झील को दरख्तों ने नीम दायरे में रोक रखा था। साथ चट्टान सी थी। झील के करीब 3-3.5 एकड़ ज़मीन हमवार थी। वहाँ घास थी और दरख्त भी। ये बड़ी अच्छी सैरगाह थी। मैं तीसरे गांव को जा रहा था। वो गांव इस बागीचे से पूरा 1 मील भी दूर नहीं था। इतनी अच्छी सैरगाह को देखे बगैर आगे जाने को जी न चाहा। दिमाग थक गया था। मुझे तवक्को नहीं थी कि वहाँ कोई होगा। मैं इस इरादे से उधर चला गया कि ज़रा घूम फिर कर आगे आ जाऊँगा। मैं उधर को हो लिया। बागीचे के करीब पहुँचा तो जाहिद को देखा, जो तेज़ तेज़ कदम उठाता मेरी तरफ आ रहा था। मुझे अपने साथ ले गया। मेरी पार्टी के लोग साथ थे। जाहिद ने मेरी खातिर तवाज़ो का एहतमाम किया। सुना है शामिद साहूकार का बेटा कत्ल हो गया है, उसने कहा। आप शायद इसी के सिलसिले में फिर रहे हैं। मेरा जवाब सुने बगैर उसने कहा, इसका कातिल कोई रहसन होगा या बदबख्त ने किसी की औरत पर हाथ डाला होगा। ये लोग किसानों को ब्याज पर कर्ज देकर उनकी इज्जत भी ब्याज में वसूल कर लेते हैं। क्या वो इस कुमाश का आदमी था? मैंने पूछा। मैं तो काफिर की औलाद को अच्छी तरह जानता भी नहीं था, उसने जवाब दिया। मैं उसे इतना ही जानता था कि गोरे रंग का मरियल सा जवान था। लानत भेजो मलिक साहब, काफिर जितने भी मर जाएं अच्छा है। लिख दो उसके पास रकम थी, कोई डाकू उसे कत्ल करके रकम ले गया है। सब कुछ आपके हाथ में है। गोल कर दें केस को। खामखा आप मारे मारे फिर रहे हैं। मुझे इस जवां मुसलमान की बातें बड़ी अच्छी लग रही थीं। एक तो इसके लबो लहजे में चाशनी और असर था, दूसरे इसके जिस्म और चेहरे मोहरे का भी असर था। मैंने इसे दिल से पसंद किया। हम हंसी मजाक भी करते रहे। मैंने उसे बताया कि केस गोल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं, लेकिन तफ्तीश भी आसान नज़र नहीं आती। मैंने उसे वारदात का हर एक पहलू बताया और कहा कि अपने मज़ारों और नौकरों से पूछे कि मकतूल को किसी ने किसी तरफ टट्टू पर सवार जाते देखा होगा। जाहिद ने कहा कि उसके मज़ारे वगैरह मकतूल को पहचानते ही नहीं होंगे। उसके बाद उसने इधर उधर की गपशप शुरू कर दी, जो मेरे लिए दिलचस्प थी। दिमागी थकन दूर हो गई और मैं तीसरे गांव को चल पड़ा। वो थोड़ी दूर तक मेरे साथ आया और उसने एक बार फिर कहा कि मैं इन सूदखोरों के बेटे के कत्ल में ज़्यादा दिलचस्पी ना लूँ। उसके ये अल्फाज मुझे आज भी याद हैं। उसने कहा, इन साहूकारों ने इन गरीबों को जितना लूटा है, इसके मुकाबले में एक साहूकार की मौत कोई मायने नहीं रखती। इसकी जो थैली गुम हुई है, इसमें हज़ारों नहीं 300-400 रुपये होंगे। वो तो खुद लुटेरा था। इसे किसी ने लूट लिया तो क्या कयामत आ गई है? मुझे जाहिद की बातें अच्छी लग रही थीं। यह ख्याल मुझे भी आया था कि इन लुटेरों के एक बेटे की मौत अफसोसनाक वाक़या नहीं, मगर मैं ड्यूटी का पाबंद था। मुझे कातिल का सुराग लगाना था। मैं तीसरे गांव में चला गया। हमारा इस्तकबाल मकतूल के चचा ने किया। मैंने उसे शहर में मकतूल के घर भी देखा था। इस गांव से मकतूल को सिर्फ एक घर से वसूली करनी थी। मकतूल के चचा ने बताया कि वहां से उसने वसूली कर ली थी और मेरे घर चला गया था। मैंने इस घर जाकर तमाम अफराद को देखा जहां से मकतूल ने वसूली की थी। वहां एक जवान लड़की थी। मैंने इस घर के तमाम अफराद से पूछा कि मकतूल ने इनके यहाँ कोई बदतमीज़ी तो नहीं की थी। मैंने लड़की से भी पूछा, किसी ने भी कोई शिकायत न की। मैंने मकतूल के चचा से कहा कि शायद उसे मालूम हो कि मकतूल ने कभी किसी लड़की पर दस्तराजी की हो। उसने मकतूल की तारीफ़ें शुरू कर दी। मैंने उसे कहा कि अगर वो मकतूल के गुनाहों पर पर्दा डाले रखेगा तो कातिल का सुराग नहीं मिलेगा।
बहुत सारी जरा के बावजूद मुझे मकतूल के खिलाफ कोई शिकायत न मिली। इधर उधर से पूछा तो भी बात वही रही। मैं दरअसल इस औरत का सुराग लगाने की कोशिश कर रहा था जिसके 3 बाल मकतूल की अंगूठी में फंसे हुए थे। मकतूल के चचा ने बताया कि मकतूल ने दोपहर का खाना उसके घर खाया था। उसे एक और गांव में भी जाना था, इसलिए जल्दी रवाना हो गया। मैंने पूछा कि मकतूल ने कोई ऐसा जिक्र किया था कि किसी के साथ वसूली के सिलसिले में उसका झगड़ा हो गया हो। उसने बताया कि ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ था। चचा ने बातों बातों में अफसोस का इजहार किया कि मकतूल की बहन भी यहाँ आई हुई थी। मकतूल जब आया तो उसकी बहन झील पर गई हुई थी। बेचारा मरने से पहले अपनी बहन को भी न देख सका। ये वही बहन थी जिसने मकतूल के घर देखा था। मालूम हुआ कि भाई के कत्ल से 1 रोज़ पहले गांव अपने चचा के घर गई थी। उसके बाप ने मकतूल से कहा था कि वसूलियां करके अपनी बहन को साथ लेते जाना। मकतूल को भी एक और गांव में जाना था। बहन बाहर गई हुई थी। मकतूल ने चचा से कहा था कि वो ज़्यादा देर रुक नहीं सकता। मकतूल जिस गांव जा रहा था वहां से हम तफ्तीश कर आए थे, वो वहां तक नहीं पहुंचा था। इससे जाहिर होता था कि उसे रास्ते में ही किसी ने धर लिया है। इस गांव तक एक तो ये रास्ता था जिससे हम आए थे, एक रास्ता और भी था। ये जंगल और चट्टानों में से होकर जाता था। उधर भी नदी पर लकड़ी का पुल था। मेरे दिमाग में आई कि वो इस रास्ते से गया होगा। वो इलाका वीरान था और ढका छुपा भी था। उसे कोई देहातन नजर आ गई होगी जिस पर हाथ डालकर वो उसी के हाथों या उसके साथ किसी मर्द के हाथों कत्ल हो गया। अगर ऐसा ही हुआ है तो उन्होंने लाश इतनी दूर क्यों जा फेंकी, नदी में क्यों न बहा दी। डॉक्टर की इस राय की तस्दीक हो गई कि मकतूल को शाम से बहुत पहले कत्ल किया गया है। उसने वक्त 2 और 4 के दरमियान बताया था। 2 बजे वक्त सही मालूम होता था। इसका मतलब ये था कि मुझे ये तमाम इलाका खोजना था और यहाँ बहुत से मुखबिर फैलाने थे। मैं गांव में एक खुली जगह बैठा था। बहुत से लोग जमा हो गए थे। सबको पता चल चुका था कि श्यामे साहूकार का बेटा कत्ल हो गया है। इस मजमे में से एक आदमी ने मुझे बताया कि उसने मकतूल को बागीचे के नीचे झील के किनारे देखा था। मैंने इस आदमी को अपने पास बिठा लिया और पूछगछ की। उसने बताया कि वो टट्टू पर सवार था। झील से ज़रा परे लड़कियों ने एक दरख्त के साथ झूला डाल रखा था जिसे हम पंजाबी में पींग कहते हैं। मकतूल ने टट्टू रोक लिया था और लड़कियों को देख रहा था। यह आदमी उधर से गुजर रहा था, वहाँ रुका नहीं। उसने ये नहीं देखा कि मकतूल वहाँ से किस वक्त चला और किस तरफ गया। मेरे कई एक सवाल पूछने पर मालूम हुआ कि इस गांव की लड़कियां कभी कभी रस्से लेकर इस खूबसूरत जगह चली जाती हैं जिसके करीब नदी बहती है, और ऊपर चले जाओ तो जाहिद का बागीचा है, वहाँ वो पींग बांधकर झूला करती थीं। मकतूल की बहन इस गांव में अपने चचा के घर आई तो चचा की बेटी और गांव की 7-8 हिंदू लड़कियों के साथ वो इस जगह चली गई थी। मकतूल के चचा ने कहा था कि मकतूल जब उसके घर आया तो उसकी बहन सहेलियों के साथ बागीचे के नीचे चली गई थी। मुझे जब इस आदमी ने बताया कि उसने मकतूल को इस जगह के करीब खड़े देखा था तो मुझे ख्याल आया कि मकतूल ने अपनी बहन को वहाँ देखा होगा और उसे ज़रूर मिला होगा। मुझे ये भी याद था कि मैंने मकतूल के घर उस लड़की के साथ बातें की थीं तो उसने ये नहीं बताया था कि उसे भाई मिला था। अगर वो इसे मिला होता तो वो ज़रूर जिक्र करती। इस लड़की का नाम शांति था। इसके मुतालिक आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने घर में इसके अंदाज में बेरुखी और लापरवाही देखी थी। मैंने ये भी महसूस किया था जैसे उसे भाई के मरने का इतना गम न था जितना एक बहन को होना चाहिए। ये भी उसकी लापरवाही या बेताल्लुकी का सबूत था कि उसने भाई को देखा और पूछगछ के दौरान मुझे ना बताया कि उसने आखिरी बार भाई को शहर से दूर फलां जगह देखा था। बहरहाल मैंने उसे अहमियत न दी कि शांति ने मुझे क्यों न बताया। हो सकता है कि ये गम की शिद्दत हो जिसे मैं बेरुखी और लापरवाही समझ रहा था। मुझे तफ्तीश की एक और सीढ़ी मिल गई। मैंने उन तमाम लड़कियों से बात करने का फैसला कर लिया जो शांति के साथ गई थीं। उनसे ये पता चल सकता था कि मकतूल वहाँ से किस तरफ गया था और क्या वो अपनी बहन शांति से मिला था। मैंने मकतूल के चचा से कहा कि वो इन तमाम लड़कियों को अपने घर बुला ले। मैं इस दौरान लोगों को वहाँ से हटाकर नंबरदार और चौकीदार को कुछ हिदायत देने लगा। इनके करने का एक काम तो ये था कि वो टट्टू का सुराग लगाएं। कोई आधे घंटे बाद मुझे इतला दी गई कि लड़कियां आ गई हैं। मैं एक कमरे में बैठ गया।
और एक लड़की को बुलाया। मैं हर एक से अलग अलग तफ्तीश करना चाहता था। इस लड़की की बातों से, मेरे सवालों और चिराग के जरिए ये मालूम हुआ कि शांति 8-10 रोज बाद गांव आया करती थी। उसे बागीचे की नीचे वाली जगह इतनी पसंद थी कि लड़कियों को साथ लेकर वहां जाया करती। लड़कियां भी सैर सपाटे की शौकीन थीं। वहां जाकर पींग डालती और आंख मिचोली भी खेला करती थीं। झील का एक किनारा ओट में था, वहां नहाया भी करती थीं। इस लड़की ने मकतूल को वहां देखा था। वो पहले जरा परे खड़ा रहा। एक लड़की ने कहा कि शांति का भाई खड़ा है। उस वक्त लड़कियां पींग झूल रही थीं। मकतूल उनके पास चला गया और शांति के मुतालिक पूछा। उस वक्त लड़कियों को पता चला कि शांति इनमें नहीं है। ये कोई अजीब बात या घबराने वाली बात नहीं थी। बाज़ औक़ात 1-2 लड़कियां कहीं घूमने फिरने या नहाने के लिए इधर उधर हो जाया करती थीं। वहां किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था। मकतूल को अपने दरमियान देखकर सब लड़कियां उसके गिर्द खड़ी हो गईं। हर किसी की ज़बान पर यही अल्फाज थे कि शांति कहाँ है। किसी को मालूम न था। इन लड़कियों के गांव की एक गरीब सी लड़की ज़रा ऊपर खड़ी थी। वो शांति को भी जानती थी और उसके भाई को भी। वो लड़कियों को हंसता खेलता देख रही थी। लड़कियां जब मकतूल के गिर्द इकट्ठी हो गईं तो ये लड़की भी नीचे आ गई। उससे लड़कियों ने कहा कि झील की तरफ जाकर शांति को देखे और उसे बताए कि उसका भाई आया है। लड़की ने जवाब दिया कि शांति झील की तरफ नहीं गई, ऊपर बागीचे की तरफ गई है। उसने शांति को बागीचे की तरफ जाते देखा था। मकतूल ने कहा कि रहने दो, मैं खुद ऊपर जाकर देख लेता हूँ। ये कहकर वो ऊपर चला गया। वो टट्टू पर सवार था। मुझे अब ये मालूम करना था कि मकतूल ऊपर गया और वहाँ से किधर निकल गया। इसका जवाब तो शांति ही दे सकती थी। वो शहर में थी। मैंने तमाम लड़कियों से एक बार फिर पूछगछ कर लेना ज़रूरी समझा। तमाम लड़कियों को बारी बारी बुलाया। सबका बयान वही था जो पहली लड़की का था। मैंने लड़कियों से कहकर उस लड़की को बुला लिया जिसने शांति को ऊपर जाते देखा था। ये एक गरीब से किसान की सीधी सादी सी बेटी थी। मेरे सामने आई तो उसके चेहरे पर खौफ था। उसकी उम्र 13-14 साल थी। मैंने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और पुचकारा और तसल्ली दिलासा देकर उसका खौफ कम कर दिया। इस डरी हुई सीधी सादी लड़की ने मुझे किसी और ही रास्ते पर डाल दिया। उसने नीचे आकर जब ये बताया कि शांति ऊपर बागीचे में गई है तो मकतूल ऊपर चला गया था। ये लड़की भी ऊपर चली गई थी और उसने अच्छी तरह देखा था कि मकतूल कहाँ गया है। लड़की ने बताया कि वो ऊपर खड़ी थी। उसने शांति को ऊपर जाते देखा। शांति ऐसे रास्ते से जा रही थी जहाँ वो लड़कियों को नजर नहीं आ सकती थी। ऊपर जाकर शांति बागीचे की तरफ गई। लड़की उसे शक की नज़रों से नहीं बल्कि शहरी लड़की समझकर इश्तियाक से देखती रही। शांति के कपड़े भी खूबसूरत थे। वो खुद भी खूबसूरत थी और उसका रंग भी गोरा था। इस लड़की ने कहा कि शांति उसे बहुत अच्छी लगती थी। आगे पौधों की बाड़ थी। शांति इसमें से आगे निकल गई। कहीं से जाहिद जागीरदार का बेटा निकला। इस कमसिन लड़की ने दोनों को हंस हंस कर बातें करते देखा और दोनों मकान के अंदर चले गए। लड़की ने यह भी देखा कि उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे। लड़की ज़रा नीचे चली गई और इन लड़कियों को देखने लगी जो पींग झूल रही थीं। थोड़ी ही देर बाद नदी के किनारे किनारे उसे मकतूल आता नजर आया। वो लड़कियों से ज़रा दूर रुक गया। वो टट्टू पर सवार था। ज़रा वक्फे के बाद वो लड़कियों के पास चला गया। लड़कियां उसके गिर्द जमा हो गईं। ये लड़की भी नीचे चली गई। वो तमाशा देखने गई थी कि लड़कियां इस तरह शांति के भाई के गिर्द क्यों जमा हो गई हैं। करीब जाकर उसे पता चला कि वो अपनी बहन के मुतालिक पूछ रहा है। लड़की ने उसे ये तो बता दिया कि शांति ऊपर गई है, लेकिन ये न बताया कि वो जागीरदार के बेटे के साथ उसके मकान के अंदर चली गई है। ना बताने की वजह यह थी कि शांति का भाई बुरा मनाएगा। मकतूल टट्टू पर सवार ऊपर चला गया। ये लड़की भी ऊपर चली गई। उसे शांति और उसके भाई के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो ऊपर इसलिए गई थी कि उसकी गाय ऊपर चल रही थी। ऊपर जाकर उसने देखा कि दूसरी तरफ से शांति का भाई भी ऊपर चढ़ रहा था। उसने लड़की को देख लिया और उसे अपने पास बुलाकर पूछा कि उसने शांति को किस तरफ जाते देखा था। लड़की ने बताना मुनासिब न समझा। मकतूल ने उसे डांट कर पूछा तो लड़की ने सर से मकान की तरफ इशारा किया। मकतूल शायद समझ गया था। वो मकान की तरफ गया। लड़की दूर खड़ी देखती रही। मकतूल मकान के करीब जाकर टट्टू से उतरा और मकान के बरामदे में चला गया। वहां से आगे वो लड़की को नजर नहीं आता था।
वो शायद मकान के अंदर चला गया था। लड़की ने इस वाक्य को कोई अहमियत न दी, वो ऊपर ही इधर उधर टहलती रही। मेरे पूछने पर उसने बताया कि टट्टू बाहर खड़ा रहा। बहुत देर बाद शांति अंदर से निकली और बहुत तेज तेज चलती नीचे चली गई। इसके ज़रा देर बाद जाहिद बाहर निकला। उसने अपने एक मज़ारे या नौकर को आवाज़ दी। लड़की ने मुझे वो नाम भी बताया था जो जाहिद ने पुकारा था। वो नौकर दौड़ता हुआ जाहिद के पास गया। जाहिद ने उसे कुछ कहा। वो आदमी जाहिद के पीछे पीछे अंदर चला गया। फिर वो बाहर आया और टट्टू को पकड़कर एक और तरफ से नदी की तरफ नीचे को जाने लगा। ढलान उतरकर वो टट्टू पर सवार हुआ और दरख्तों की ओट में कहीं गायब हो गया। इसके बाद लड़की ने नीचे की तरफ जाकर देखा। शांति लड़कियों के पास चली गई थी। दो लड़कियां पींग के रस्से खोलने के लिए दरख्त पर चढ़ रही थीं। उन्होंने रस्से खोल दिए। फिर इस कमसिन लड़की ने सब लड़कियों को गांव की तरफ जाते देखा। तुम वहाँ कितनी देर रही? मैंने पूछा। लड़कियों के चले जाने के बहुत बाद तक मैं वहीं रही, उसने जवाब दिया। तुमने टट्टू को वापस आते देखा था? नहीं। शांति के भाई को मकान से निकलते देखा था? नहीं। तुम उस आदमी को पहचान सकती हो जिसे जागीरदार के बेटे ने बुलाया और जो टट्टू ले गया था? हाँ हाँ, लड़की ने जवाब दिया। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वहाँ कोई और भी था जिसने शांति, उसके भाई और उसके नौकर को अंदर जाते देखा हो? तीन आदमी रेहट के करीब कुछ काम कर रहे थे, लड़की ने जवाब दिया। उन्होंने तो ज़रूर देखा होगा। तुम इन्हें पहचानती हो? बहुत अच्छी तरह, लड़की ने जवाब दिया। मैं तो हर रोज़ वहाँ जाती हूँ। मेरी तफ्तीश का रास्ता ही बदल गया। अगर ये लड़की सच बोल रही थी तो असल किस्सा ये हो सकता था कि शांति और जाहिद की दोस्ती थी। लड़की ने बताया था कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर मकान के अंदर गए थे और वो हंस कर बातें कर रहे थे। ये उनकी पहली मुलाकात नहीं हो सकती थी। मकतूल ने लड़की से डांट कर पूछा था कि शांति कहाँ गई है? वो मकान के अंदर चला गया। इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं थी कि वो गुस्से में अंदर गया था। इसकी गैर शादीशुदा बहन का एक गैर मर्द के साथ, और वो भी एक मुसलमान के साथ, मकान के अंदर जाना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। कुछ देर बाद शांति तेज तेज चलती बाहर आई और उसके भाई के टट्टू को कोई और ले गया। मेरे सामने ये भयानक सवाल आ गया, क्या शांति के भाई को जाहिद ने कत्ल कर दिया है और उसका टट्टू अपने नौकर के हाथों गायब करा दिया है? क्या मकतूल की अंगूठी के साथ उसकी अपनी बहन के बाल थे? इन सवालों के जवाब मुझे सिर्फ जाहिद दे सकता था। ये काम मेरे लिए खासा मुश्किल था क्योंकि जाहिद उस ख़ानदान का फ़र्द था जो अंग्रेज़ों का मंसूर नज़र था और ये जागीरदार ख़ानदान था। मैंने सोचा कि अगर ये खूनी ड्रामा इस मकान में खेला गया है तो मेरी टक्कर बड़ी सख्त चट्टान के साथ होगी। और जब मैंने ये तसव्वुर किया कि जाहिद कातिल है और वो फांसी चढ़ जाएगा या उम्र कैद लेकर काला पानी चला जाएगा तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ हुई। यह आदमी मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे लिए और कोई रास्ता रह ही नहीं गया था। मुझे फ़ौरन जाहिद को और इस लड़की की निशानदही पर इसके उस नौकर को शामिल तफ्तीश करना था जो टट्टू ले गया था, और इन नौकरों को भी जो उस वक्त रेहट पर काम कर रहे थे। मुझे मालूम था कि इस किस्म के जागीरदारों के नौकर उनके जुराइम के मददगार होते हैं और इसके एवज़ इनाम हासिल करते हैं। उनसे कोई बात उगलवाना आसान नहीं होता। अगर ये नौकर पकड़े जाएं तो जागीरदार रिश्वतें देकर इन्हें छुड़ा लेते हैं या मुकदमों का खर्च अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। मैंने जाहिद पर हमला करने से पहले ज़रूरी समझा कि ज़मीन पुख्ता कर लूँ। मैंने लड़कियों को एक बार फिर बारी बारी बुलाना शुरू किया। अब मेरा दिमाग किसी और रुख पर चला गया था। इसमें अब ये सोच आ गई थी कि अगर मकतूल जाहिद के मकान में शांति के सामने कत्ल हुआ है तो शांति जब वहाँ से निकलकर लड़कियों के पास गई तो उसकी ज़हनी हालत नॉर्मल नहीं होनी चाहिए थी। उसके चेहरे पर घबराहट लाजमी थी। शांति जब वापस आई तो तुमने उससे पूछा था कि कहाँ चली गई थी? मैंने पहली लड़की से पूछा। तुमने उससे पूछा होगा कि उसे भाई मिला था या नहीं? हाँ, लड़की ने जवाब दिया। पूछा था। उसने कहा था कि उसे भाई नहीं मिला। तुमने इससे ये भी पूछा होगा कि वो इतनी घबराई हुई क्यों है? मेरे तीर निशाने पर लग रहे थे, लड़की ने जवाब दिया। ये भी पूछा था। वो कहती थी कि दौड़ती आई हूँ, सांस फूल गया है। उसका सांस बहुत फूला हुआ था। लड़की सोच में पड़ गई, फिर बोली कि सांस तो इतना फूला हुआ नहीं था, घबराई हुई ज़्यादा थी।
इस लड़की से मैंने और भी बहुत से सवाल पूछे और उसे दूसरे दरवाजे से बाहर जाने को कहकर ये सख्ती से कहा कि अब वो दूसरी लड़कियों के पास ना जाए। इसके बाद मैंने दूसरी लड़की को बुलाया। उससे भी मैंने कहलवा लिया कि शांति वापस आई तो घबराई हुई थी। मैंने बारी बारी तमाम लड़कियों से, जो 7 या गालिबन 8 थीं, अपने मतलब की मालूमात ले ली। ये साबित हो गया कि शांति हंसने खेलने वाली लड़की थी, मगर वो वापस आई तो घबराहट में थी। उसने लड़कियों के पास पहुंचते ही कहा कि चलो घर चलें। लड़कियां भी नहीं जाना चाहती थीं, लेकिन शांति ने रंग में ऐसी भंग डाली कि पींग के रस्से खोल दिए। ज़्यादातर लड़कियां नाराज़ हो गई थीं। उन्होंने आपस में इस किस्म की बातें भी की कि शांति को भाई ने ऊपर जाकर डांटा है और शायद बहन भाई का झगड़ा भी हो गया है, मगर शांति कहती थी कि उसने भाई को देखा ही नहीं। इन लड़कियों में 2 कुछ होशियार और तेज़ तर्रार थीं। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैंने ये मालूम करने के लिए कि जाहिद के साथ शांति की पहले से दोस्ती है, इन लड़कियों से सीधा सवाल करने की बजाय यूं पूछा कि शांति यहाँ अक्सर आती है और लड़कियों को बागीचे के नीचे ले जाती है, क्या इससे पहले कभी वो इनसे कुछ देर के लिए गायब हुई है? मैंने ये सवाल दोनों लड़कियों से अलग अलग पूछा था। एक ने बताया कि वो हर बार इसी तरह गायब हो जाती है। मेरे दूसरे सवाल का वो जवाब न दे सकी या सही जवाब देना ही नहीं चाहती थी। दूसरा सवाल ये था, क्या उसने कभी इससे पूछा है कि वो कहाँ चली जाती है? लड़की ने साफ कह दिया कि कभी नहीं पूछा। दूसरी लड़की ने मेरे दोनों सवालों का जवाब दिया। उसने भी कहा कि वो हर बार कुछ देर के लिए गायब हो जाती है। दूसरे सवाल के जवाब में उसने कहा, अगर आप मेरा नाम ना लें तो मैं आपको सच्ची बात बता दूं, वो इस मुसलमान के पास जाती है। हम जब कभी शांति के साथ वहाँ जाते हैं, वो आदमी बागीचे में मौजूद होता है, मगर हम शांति से कुछ कहती नहीं। साहूकार की बेटी है, शहरियों के कुछ और तरीके होते हैं। लड़की को शायद ये मालूम नहीं था कि मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा, मुसलमानों के साथ मेलजोल बहुत बुरी बात है। ये साबित हो गया कि मकतूल बागीचे के मकान में कत्ल हुआ है और इस कत्ल का बाइस शांति है। अंगूठी में बालों का मुअम्मा यूं हल होता नजर आया कि मकतूल ने शांति को जाहिद के साथ देखकर उसे बालों से पकड़ा। जाहिद ने उसे घसीटा। मकतूल की अंगूठी शांति के बालों में उलझ गई। जाहिद ने उसका गला दबाकर मार दिया। इस धींगा मुश्ती में शांति के बाल टूटकर अंगूठी में उलझे रहे। मैं समझ गया कि मैं जब मकतूल के घर गया था तो शांति ने बेरुखी और लापरवाही का मुजाहरा क्यों किया था। उसे भाई के मरने का अफसोस नहीं था। मकतूल ने उसके रंग में भंग डाली थी। मुझे जाहिद की बातें भी याद आईं जो उसने मेरे साथ की थीं। उसने मुझे कहा था कि मैं इस कत्ल को गोल कर दूं और लिख दूं कि इसे किसी रहज़न या डाकू ने रुपयों की थैली की खातिर कत्ल कर दिया है। मैं उस वक्त ये समझ रहा था कि जाहिद ये बातें हिंदुओं की नफरत की वजह से कर रहा है। अब मुझ पर वाज़ेह हुआ कि वो किसी और पस मंज़र में बात कर रहा था। इसका मकसद मुझ पर रोशन हो गया था। सूरज ग़ुरूब होने वाला था। मैं इतने अहम इंकिशाफ के बाद अगली कार्रवाई को अगले रोज़ के लिए मुलतवी नहीं कर सकता था। मेरे साथ एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल थे। मुझे इन्हीं से काम चलाना था। इतने बड़े आदमी के बेटे को पकड़ने में सूरत हाल बिगड़ भी सकती है। यह खतरा भी था कि जाहिद मुकाबले पर उतर आएगा। उसके पास बंदूक या रिवॉल्वर या दोनों हथियार होंगे। मेरे कांस्टेबलों के पास लाठियां और 2 हथकड़ियां थीं। सिर्फ एक रिवॉल्वर था जो मेरे पास था। मुझे ये डर भी था कि जाहिद को चूँकि मालूम हो चुका है कि मैं तफ्तीश के लिए आया हुआ हूँ, इसलिए वो शहर चला गया होगा। वो शहर से भी जा सकता था। वो शांति को भी अपने साथ ले जा सकता था। मैंने नंबरदार, मकतूल के चचा और चौकीदार को कुछ ज़रूरी बातें समझाईं। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को बागीचे और मकान के मुहासरे के लिए तैयार किया और उन्हें अच्छी तरह समझाया कि वो मुहासरा किस तरह तंग करेंगे, किसी को भागने नहीं देंगे। मुझे अपनी इस कमज़ोरी का भी एहसास था कि चारों कांस्टेबल हिंदू थे। हेड कांस्टेबल मुसलमान था और दिलेर, वो अकल वाला भी था। अपनी स्कीम के मुताबिक मैं अकेला बागीचे की तरफ गया। अपने आदमियों से कहा था कि वो 10 मिनट बाद रवाना हों। मैं जाहिद के मकान के करीब गया तो वो बरामदे में खड़ा था। मैंने दोस्ताना तरीके से हंसकर दूर से ही अस्सलाम वालेकुम कहा। वो दौड़ता आया। मैं घोड़े से उतरा। जाहिद ने मुझसे हाथ मिलाया और पूछा कि कोई सुराग मिला है या नहीं। मैंने मकतूल और उसके पैदा करने वालों को 2-4 गालियाँ दीं।
जाहिद मुझे अंदर ले गया। उसने फिर वही बातें शुरू कर दी कि मैं एक हिंदू के कत्ल की तफ्तीश में इतनी मेहनत ना करूं। मैं उसकी तायद करता रहा और गपशप होती रही। उसने मुझे कहा कि मैं खाना उसके साथ खाकर जाऊं। मैंने सोचा कि इस खूबरू जवान को गुमान तक नहीं कि ये आज रात मेरा मेहमान होगा। सूरज गुरूब हो चुका था। बरामदे में किसी के दौड़ने की आवाज़ आई और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। हम दोनों ने देखा कि वो जाहिद का कोई नौकर था। सख्त घबराहट में था। उसने कहा कि पुलिस ने बाहर सबको पकड़ लिया है। जाहिद ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा। इतने में मेरा हेड कांस्टेबल अंदर आया और उसने कहा, 8 आदमी हैं मलिक साहब, यहाँ और कोई नहीं था। इन्हें एक जगह बिठा लो, मैंने उसे कहा, और इस आदमी को जो अंदर इत्तला देने आया था हेड कांस्टेबल के हवाले करके उसे भेज दिया। ये क्या किस्सा है मलिक साहब? जाहिद ने मुझसे पूछा। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। उसे कहा कि तुमने कहा था कि मैं ये केस गोल कर दूं, लेकिन तुमने इस केस में आकर मुझे इम्तिहान में डाल दिया है। अगर सारी वारदात खुद सुना दो तो केस गोल करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको सारी वारदात किस तरह सुना दूं? उसने हैरानगी से कहा। मेरा इसके साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? जाहिद भाई, ये वारदात तुम्हारी है। मुझे जितने चक्कर दोगे उतने ही इन चक्करों में खुद फंसोगे। मैंने उसे दोस्ताना तरीके से इकबाल जुर्म करने की नसीहत की, मगर वो अनजान बना हुआ था। मैंने पूछा, शांति इस कमरे में नहीं आई थी? मकतूल उसके पीछे नहीं आया था? तुम्हारा नौकर मकतूल का टट्टू कहीं ले नहीं गया? आपका दिमाग खराब हो गया है? उसने तंजिया कहा और बोला, आपको शायद एहसास नहीं कि आप किस पर इतना जलील इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। उसका लहजा महाराजों की तरह हो गया। जनाब की तशरीफ़ भी मेरी तशरीफ़ के साथ ही जाएगी। मैंने कहा, जाहिद मुझे गुनहगार ना करो। मैं दोस्तों की तरह बात कर रहा हूँ। मैं दोस्ती का हक अदा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुमसे हक लेकर। मैं आपकी बातें समझ ही नहीं सका। उसने कहा, शांति यहाँ आई थी। कौन शांति? मैं किसी शांति को नहीं जानता। मैंने मकतूल काफिर की कभी सूरत नहीं देखी। कुछ देर हमारे मकान में चलते रहे। वो बोलते बोलते उठा और कमरे में टहलने लगा। टहलते टहलते उसने एक अलमारी खोली। मेरी तरफ उसकी पीठ थी। वो उस वक्त कुछ कह रहा था। उसने अलमारी इस अंदाज से खोली थी जैसे मुझे कुछ निकाल कर दिखाना चाहता हो। मैं उसकी ज़रा ज़रा सी हरकतें भी देख रहा था। उसका हाथ अलमारी के अंदर गया और मेरा हाथ अपने रिवॉल्वर पर गया। मैं आहिस्ता से उठा और दबे पाँव उसके पीछे हो गया। वो जूं ही घूमा, मेरी रिवॉल्वर की नाल उसके पहलू के साथ लग चुकी थी। मैंने दानिस्तार रिवॉल्वर बाएं हाथ में रखा था। उसका रिवॉल्वर जो उसने अलमारी से निकाला था दाएं हाथ में था। मैंने उसकी कलाई पर इतने ज़ोर से इस तरह हाथ मारा जिस तरह कस्साब हड्डी काटने के लिए छुरा मारता है। उसके हाथ से रिवॉल्वर छूट गया। ये सब 2 या 3 सेकंड में हो गया। मैंने उसे झुकने नहीं दिया, पीछे को मुड़ने भी नहीं दिया। पीछे से एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लपेटकर गर्दन जकड़ ली। उसका दम घुटने लगा तो उसने दोनों हाथों से मेरा बाजू पकड़ लिया। वो तवाना जवान था, मगर उसकी गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में आ चुकी थी, जिससे वो हार गया। मैं उसे परे ले गया और छोड़ दिया। अब उसके चेहरे पर महाराजाओं वाली शान और रौब नहीं था। मैं तुम्हें गोली मार सकता हूँ, मैंने कहा। अब कोई हरकत ना करना, सिर्फ एक मौका देता हूँ, जुर्म का इकरार करोगे? मैंने कोई जुर्म नहीं किया, उसने जवाब दिया। अपने घोड़े पे चलना पसंद करोगे या पैदल चलोगे? मैंने पूछा। कहाँ? पुलिस स्टेशन। मैं नहीं जाऊँगा, उसने कहा। मैंने हेड कांस्टेबल को आवाज़ दी। वो बरामदे में खड़ा था, फौरन आ गया। मैंने उसे हथकड़ी लाने को कहा। वो बाहर निकला तो जाहिद उठा और बोला, हथकड़ी ना लगाओ, मैं अपने घोड़े पर साथ चलूँगा। मैंने उसके साथ होकर उसके घोड़े पर सीन डलवाई, उसे हेड कांस्टेबल के हवाले किया। उस वक्त गांव का नंबरदार 2 आदमियों के साथ वहां आ चुका था। मैंने मकान की तलाशी ली। वो तो छोटा सा एक महल था। एक अलमारी में शराब की बोतलें भी पड़ी थीं। मुझे वहां वारदात से मुतालिक कोई चीज़ नजर न आई। जाहिद का रिवॉल्वर फर्श पर पड़ा था, वो उठा लिया। इसमें 6 गोलियां थीं। कुछ गोलियां अलमारी में थीं। मकान से एक 2 नाली बंदूक भी बरामद हुई। तलाशी और उसकी कागजी कार्रवाई पुलिस का एक खास तरीक़ाकार होता है। ज़रूरी नहीं कि ये भी बयान किया जाए। आपको वारदात के साथ दिलचस्पी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ देर बाद मैं मकान पर पहरे का इंतज़ाम करके जाहिद को साथ लिए शहर की तरफ जा रहा था। उसका घोड़ा मेरे साथ साथ था।
मैं भी घोड़े पर सवार था। मेरा हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल 9 आदमियों को अपने साथ ला रहे थे। मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि मुझे जाहिद को हथकड़ी लगानी चाहिए थी। उसका घोड़ा बड़ी अच्छी नस्ल का था और वो तजुर्बेकार सवार भी था। मेरा घोड़ा उसके मुकाबले में कुछ नहीं था, ये मांगा हुआ घोड़ा था। मुझे मालूम नहीं था कि दौड़ने में कैसा है। मैं ये सोच रहा था कि जिस आदमी ने मुझे मारने या डराने के लिए अलमारी से रिवॉल्वर निकाल लिया था, वो भाग भी सकता है। जाहिद दिलेर तो था ही, उसकी असल दिलेरी अपने बाप की हैसियत की वजह से थी, जिसकी सारी उम्र अंग्रेज़ों की खुशनुदी और मुट्ठी चापी में गुजरी थी। मैं ये सोच ही रहा था कि जाहिद ने अचानक लगाम को झटका दिया। उसका घोड़ा मेरे बाएं था। उसने घोड़े को बाएं तरफ मोड़ा और उसका घोड़ा सरपट दौड़ पड़ा। जाहिद को शायद याद नहीं रहा था कि मेरे पास रिवॉल्वर है। मैं जाहिद पर फायर नहीं कर सकता था। मैंने भी घोड़े को एड़ लगाई और बाएं को मोड़ दिया। वहाँ ज़मीन हमवार लगती थी। मेरे तवक्को के खिलाफ मेरा घोड़ा बड़े काम का निकला। उसकी दौड़ तसल्ली बख्श थी। जाहिद का मुझसे फासला 20 कदम के करीब होगा। मैंने रिवॉल्वर निकालकर हवा में एक गोली फायर की। जाहिद नहीं रुका। अंधेरे में वो मुझे साई की तरह नजर आता था। मैं उसके घोड़े को गोली मार सकता था, मगर ये डर था कि गोली जाहिद को लग जाएगी। दौड़ते घोड़े से निशाने पर फायर करने की मुझे कोई मशक नहीं थी। जाहिद इस इलाके से वाकिफ था। सामने शायद कोई रुकावट होगी। उसने घोड़ा दाएं को मोड़ा। मैं जहाँ था वहीं से घोड़ा मोड़ दिया। इससे फासला कम हो गया। मैंने एक और हवाई फायर किया और फिर मुझे याद नहीं कि ये किस तरह हुआ कि जाहिद का घोड़ा कुछ और मुड़ा। मैं सीधा जा रहा था। फासला इतना कम हो गया कि 5-6 कदम रह गया। मैंने उसके घोड़े की पीठ पर जैन के पीछे फायर किया। उसका घोड़ा बड़ी जोर से हिनहिनाया और बाएं को मुड़ा। फिर घोड़ा बेकाबू हो गया। उसका घोड़ा जख्मी हो चुका था। मैं इतनी सवारी तो जानता था। मैं इसके पहलू में चला गया और रिवॉल्वर उसके घोड़े के कंधों की तरफ करके गोली चला दी। फासला 3 गज से कम ही होगा। 2 गोलियां जिस्म में लेकर घोड़ा कहाँ जाता। थोड़ी ही दूर जाकर रुक गया। जाहिद कूद कर उतरा। मैं भी उतरा। घोड़ा गिर पड़ा। अगर अब भागे तो तुम्हें भी गोली मार दूंगा, मैंने उसे कहा। उसे अपने घोड़े के करीब ले जाकर उसके हाथ पीठ पीछे किए और घोड़े की लगाम के साथ कसकर बांध दिए। फिर मैंने अपने हेड कांस्टेबल को आवाज़ें देनी शुरू कर दी। वो लोग बहुत दूर रह गए थे। मेरी आवाज़ों पर वो देर बाद मुझ तक पहुँचे। जाहिद का घोड़ा तड़प रहा था। मैंने कांस्टेबल से हथकड़ी लेकर जाहिद को लगा दी। 2 कांस्टेबलों को जाहिद के घोड़े के पास छोड़ा। ये शहादत के लिए इस्तेमाल करना था। अगर पहरा ना लगाता तो सुबह तक दरिंदे उसे साफ कर जाते और जैन कोई आदमी उतार के ले जाता। मैंने जाहिद के आदमियों से कहा कि अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। वो डर गए। मैं घोड़े पर सवार हो गया। थाने पहुंचे तो मैंने सबको अपने दफ्तर में फर्श पर बिठा दिया। जाहिद को उसके नौकरों के साथ बिठाया। मोहताजो गनी एक हो गए तो मैंने अपने एएसआई से कहा कि जाकर शांति को ले आए। जाहिद के घोड़े के पहरे की बदली और खाना वगैरह का इंतज़ाम किया और मैं नहाने और खाने खाने के लिए चला गया। मैंने मुलजिम पकड़ लिए थे, लेकिन इससे मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मुश्किलात वहीं से शुरू होती थीं। शांति हिंदू थी। इसमें इतनी मुश्किल ये कि वो इलाका हिंदू अक्सरियत का था। ये काफिर एक हिंदू लड़की की इज्जत बचाने के लिए मकतूल को फरामोश कर सकते थे और मेरे काम में रखने डाल सकते थे। दौलत इनके हाथ में थी, अंग्रेज़ इनके हाथ में था। यही मुश्किल मुझे जाहिद के बाप की तरफ से नज़र आ रही थी। वो गवर्नर तक पहुंचने वाला आदमी था। इस लिहाज से मैं इसे भी हिंदुओं की कतार में शामिल करता था। मैं मुसलमान था और परदेसी मुसलमान। गोया इस केस का एक सियासी या मजहबी पहलू भी था। मैं अदालत में मुकदमा हारने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ एक पहलू मुझे रोशन नजर आता था, वो ये कि मकतूल हिंदू और कातिल मुसलमान था। इस पहलू को देखकर मुझे उम्मीद बनती थी कि हिंदू मुझ पर नज़र रखेंगे कि मैं मुसलमान मुल्जिमों की मदद तो नहीं कर रहा। इसका मुझे बेहद कलक था। मगर मुसलमान का जुर्म देखें कि उसने मुझे मारने के लिए रिवॉल्वर निकाला और फरार की कोशिश भी की। मैं कमोबेश 2 घंटे बाद थाने में गया। आधी रात होने को थी। शांति अलग कमरे में बैठी थी। बाकी मुलजिम मेरे कमरे में थे। इन्हें पानी का घूंट भी नहीं पीने दिया गया था। मैंने शांति को अपने साथ लिया और अपने दफ्तर में ले गया। उसके साथ कोई बात न की।
उसे मुलजिमों के सामने खड़ा कर दिया। उसने सबको देखा, जाहिद को भी देखा। मैं उसे फिर दफ्तर से बाहर ले गया। पीछे एक और कमरा था जिसकी वीरानी और हैबत के हम तो आदी हो चुके थे। नए आदमी का वहां दम घुटने लगता था। बड़ा ही गंदा कमरा था। छत और दीवारों के साथ बहुत ही पुराने जाले थे। मुझसे पहले थानेदारों ने इसे इसी तरह रहने दिया था। मैंने भी इसकी सफाई नहीं कराई। ये तफ्तीश के लिए रखा गया था। इसे थाने वाले पिछला कमरा कहते थे। इसमें किसी मुलजिम को अकेला छोड़ देना ही अजियतनाक था। वहाँ रात रात भर मुलजिमों को जिस्मानी और ज़हनी अजियतें दी जाती थीं। मुझसे पहले इस कमरे में यके बाद दीगरे 2 मुलजिम अजियतों की ताब न लाकर मर गए थे। मैं अब शांति जैसी खूबसूरत लड़की को वहाँ ले जा रहा था। मेरे पीछे पीछे एक कांस्टेबल लालटेन उठाए दौड़ता आया और दोबारा अंदर जाकर लालटेन कमरे में रख दी। मैं जब इस कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र उस इंसानी खोपड़ी और हड्डियों पर पड़ी जो 2 रोज़ पहले एक चौकीदार कहीं से उठा के लाया था। मैंने अपने स्टाफ से कहा था कि इन्हें कहीं दफन कर देना, लेकिन कत्ल की तफ्तीश में मसरूफ़ होने की वजह से किसी ने भी इधर ध्यान न दिया। कमरे में एक बेंच पड़ा था। मैंने शांति को बेंच पर बिठा दिया और खोपड़ी उठाकर उसके सामने ज़मीन पर रख दी। दूसरी हड्डियां भी साथ ही रख दी। शांति की हल्की सी चीख निकल गई और उसका इतना साफ सुथरा रंग लालटेन की रोशनी की तरह जर्द हो गया। मैं बिल्कुल परेशान था और खामोश था। खामोशी से बाहर निकला और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर एक कांस्टेबल खड़ा कर दिया। मैंने इस कांस्टेबल को 2 और कांस्टेबलों को एक हिदायत दी। ये कांस्टेबल स्याह काले रंग के और मोटे भद्दे जिस्म के थे। उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल करते हुए ये काम शुरू कर दिया कि इनमें से एक पिछले कमरे में जाता, लड़की को घूर कर देखता, कुछ देर देखता रहता और इसके इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता चक्कर लगाकर बाहर आ जाता। 10-15 मिनट बाद दूसरा जाता और यही अमल दोहराकर आ जाता। मैंने इस दौरान जाहिद को अपने दफ्तर में अपने सामने कुर्सी पर बिठा लिया और दूसरे अफराद को बाहर भेज दिया। मुझे एक और ख्याल आया। इसके मुताबिक मैं जाहिद को एक कांस्टेबल के हवाले करके बाहर निकला। जाहिद अभी तक हथकड़ी में था। मैंने बाहर उन 9 अफराद से कहा, तुम सब गरीब आदमी हो, अपनी मेहनत की कमाई खाते हो। मैं तुम में से किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। अमीरों के गुनाहों की सज़ा अपने सर ना लो। मुझे साफ साफ बता दो कि क्या हुआ है और अपनी जानें बचाओ। जितना झूठ बोलोगे उतनी ही ज़्यादा सज़ा पाओगे। इस लड़की ने मुझे सारी वारदात सुना दी है। तुम्हारा आका भी मान गया है। अब तुम किसकी सफाई में बयान दोगे? तुम में से शांति को और उसके भाई को मकान के अंदर जाते किस किसने देखा था? फौरन बोलो। किसी का ये कहना कि मुफलिसी एक जुर्म है 100% सच है। इन गरीब मज़ारों और नौकरों से ये रुपये पैसे वाले लोग जुर्म कराते थे, इनसे झूठ बुलवाते थे, खुद शराब पीते और इन्हें इनाम के तौर पर ज़रा अच्छी किस्म की रोटी दे देते थे। बच्चों का पेट भरने के लिए ये मुफलिस लोग अपना दीन और धर्म बर्बाद करते थे। इन बदनसीबों में से 9 मेरे सामने बैठे थे। वो अपने आका के गुनाह के मुल्ज़िम थे। मैंने इन्हें हमदर्दी के लहजे में धमकी दी तो उनकी यह हालत हो गई जैसे इनके लिए फैसला करना मुमकिन नहीं कि वो आका की तरफदारी करें या थानेदार की। उनके लिए दोनों तरफ लानत और मुसीबत थी। इनमें से एक ने इजहार भी कर दिया और वो रो पड़ा। मैंने इनका हौसला बढ़ाया, नताइज से भी खबरदार किया तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। इनमें एक बूढ़ा था। उसने सबसे कहा कि दरोगा जी, जो पूछते हैं बता दो। 3 आदमियों ने हाथ खड़े कर दिए। मैं उन्हें अलग ले गया और कहा कि तीनों इकट्ठे बताओ कि तुमने क्या देखा था। उनमें से एक ने बताना शुरू किया, दूसरे 2 उसे लुकमा देते रहे। ये तीनों मकान में मुलाजिम थे। मालूम हुआ कि 1 साल गुजरा, शांति पहली बार इस मकान में आई थी। तूफानी बारिश शुरू हो गई थी। इतना तेज झक्कड़ था कि कई दरख्त टूट गए थे। नदी में सैलाब आ गया था। नीचे नदी के किनारे मकतूल के चचा के गांव की लड़कियां खेल रही थीं। जाहिद शायद बरामदे में था। उसे इस तूफान में एक लड़की कहीं नजर आई। वो भी लड़कियों के साथ थी। बाकी लड़कियां भाग गई थीं। ये लड़की ऊपर आ गई। जाहिद दौड़ता गया और उसे अपने साथ मकान में ले आया। तूफान थमने तक लड़की अंदर ही रही। शाम होने को थी जब जाहिद ने लड़की को घोड़े पर बिठाया। दूसरा घोड़ा नहीं था। वो खुद पैदल साथ गया और लड़की को गांव में छोड़ आया।
اس کے بعد 10-15 دنوں بعد گاؤں کی لڑکیاں نیچے ہنسنے کھیلنے اور پینگ چھولنے آئیں اور یہ لڑکی ان سے الگ ہو کر اوپر آ جاتی اور زاہد کے ساتھ اندر چلی جاتی۔ وہ 1-2 گھنٹہ اندر رہتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ زاہد کو لڑکی پہلے پیغام دے دیتی تھی کہ وہ گاؤں جا رہی ہے۔ اگر زاہد شہر میں ہو تو وہ اپنے باغیچے میں چلا جاتا تھا۔ نوکروں کو پتہ چل گیا تھا کہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آتی ہے۔ زاہد نے سب کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ شانتی تھی۔ واردات کے روز شانتی آئی۔ زاہد نے ان تینوں نوکروں کو بتا دیا تھا کہ وہ آج آئے گی۔ وہ آئی اور زاہد کے پاس اندر چلی گئی۔ بہت دیر بعد ایک آدمی جو ٹٹو پر سوار تھا ندی کی طرف سے اوپر آیا۔ اس نے ایک دیہاتی لڑکی کے پاس رک کر کچھ پوچھا، پھر وہ سیدھا مکان تک گیا اور ٹٹو سے اتر کر اندر چلا گیا۔ معلوم نہیں اندر کیا ہوا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ زاہد نے باہر آ کر ایک نوکر کو آواز دی۔ نوکر آیا تو زاہد نے اسے کچھ کہا۔ نوکر ٹٹو لے کر چلا گیا۔ اس سے پہلے شانتی باہر نکلی اور نیچے چلی گئی تھی۔ زاہد نے ان 3 میں سے 2 نوکروں کو بلایا۔ وہ اندر گئے تو فرش پر وہ آدمی پڑا تھا جو ٹٹو پر سوار آیا تھا۔ زاہد نے انہیں کہا کہ یہ لاش اٹھا کر فلاں کمرے میں چھپا دو۔ سورج غروب ہونے کے بعد جب اندھیرا گھیرا ہو جائے تو کہیں دور پھینک آنا۔ زاہد نے نوکروں کو ایک تھیلی دکھائی اور کہا کہ یہ تم تینوں خاموشی سے آپس میں بانٹ لینا۔ وہ نوکر جو ٹٹو لے گیا تھا اس کا بھی کسی طرح ذکر آ گیا۔ زاہد نے کہا کہ وہ نوکر اپنا حصہ لے گیا ہے۔ یہ حصہ ٹٹو کی صورت میں تھا۔ وہ نوکر کسی دور کے گاؤں میں ٹٹو بیچنے کے لیے لے گیا تھا۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ ان تینوں نے مجھے اس کا نام اور گاؤں وغیرہ بتا دیا۔ شام اندھیری ہو گئی تو یہ تینوں نوکر مقتول کی لاش کو زاہد کے گھوڑے پر ڈال کر چل پڑے اور وہاں جا پھینکی جہاں سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ باغیچے تک ابھی واپس نہیں پہنچے تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ ان تینوں نے مقتول کی رقم آپس میں بانٹ لی تھی۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ مقتول کو کس طرح قتل کیا گیا، کب قتل کیا گیا اور کس نے کیا تھا۔ ان کے بیان کے مطابق اندر کوئی اور نوکر نہیں تھا۔ قتل زاہد نے خود کیا ہوگا۔ اس بیان کے بعد انہوں نے اپنی مجبوریوں اور غربت کی داستان سنانی شروع کر دی۔ وہ التجائیں کر رہے تھے کہ انہیں غریب اور مجبور سمجھ کر بخش دیا جائے۔ انہوں نے اس خطرے کا اظہار بھی کیا کہ زاہد کا باپ انہیں بیان دینے کی بڑی سخت سزا دے گا۔ میں نے انہیں تسلی دلاسا دیا اور وعدہ کیا کہ پولیس ان کی حفاظت کرے گی۔ میں نے دوسرے نوکروں سے بھی پوچھ گچھ کی۔ ان سے ان 3 افراد کے بیانوں کے بعض حصوں کی تصدیق ہو گئی۔ کچھ ضروری نکتے میں نے جرح اور سوال در سوال سے واضح کیے اور زاہد کے خلاف تمام شکوک یقین میں میرے بدل گئے۔ رات کا آخری پہر تھا۔ میں نے نہ کسی کو اونگنے دیا نہ خود اونگنے کی سوچی۔ لوہا لال سرخ تھا۔ میں فوراً اسے ضربے لگا کر اپنے مطلب کی شکل دینا چاہتا تھا۔ یہ غریب بھوکے تھے۔ میں نے ASI سے کہا کہ جہاں سے بھی اور جس طرح بھی ہو ان کے لیے کھانے اور چائے کا انتظام کر دو۔ میں اپنے دفتر میں گیا۔ زاہد کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ ایک کانسٹیبل نے ہتھ کڑی کی زنجیر پکڑ رکھی تھی۔ زاہد سونے لگتا تھا تو کانسٹیبل زنجیر کو جھٹکا دے کر اسے جگا دیتا تھا۔ وہ صرف جوان ہی نہیں شہزادہ بھی تھا۔ یہ اذیت اور ذلت اس کے کبھی تصور میں بھی نہ آئی ہوگی۔ میں نے ہتھ کڑی کھلوا دی اور کانسٹیبل کو باہر نکال دیا۔ زاہد جیسے مر ہی گیا تھا۔ اس کا سر ڈول رہا تھا۔ زاہد بھائی، میں نے اسے کہا، اب تم کچھ نہ کہو تو بھی میری تفتیش مکمل ہو چکی ہے۔ تم نے ایک ہندو لڑکی پر بھروسہ کیا۔ اس نے ذرا سی بھی دیر نہیں لگائی، سب کچھ اگل دیا ہے۔ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جو تم کرتے رہے اور جو تم نے کیا اس نے بتا دیا۔ میں نے کہا، کیا تم ایک بہن سے توقع رکھ سکتے ہو کہ وہ اپنے سگے بھائی کے قتل پر پردہ ڈالے رکھے گی اور تم نے ان نوکروں چاکروں پر بھروسہ کیے رکھا؟ تم دل کو یہ تسلی دیے بیٹھے ہو کہ تمہارا وہ آدمی ہمیں نہیں مل سکے گا جو مقتول کا ٹٹو لے گیا ہے۔ میں نے اس کا نام اور اس کا گاؤں اسے بتایا اور کہا کہ وہ کل یہاں ٹٹو سمیت آ جائے گا۔ تم نے مجھ پر گولی چلانے کے لیے ریوالور نکالا اور حراست سے بھاگنے کی کوشش کی۔ اگر تم اقبالی جرم کر لو تو میں تمہارے باقی 2 جرم مقدمے میں شامل نہیں کروں گا۔ وہ ضد کر رہا تھا کہ میں اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ شانتی نے کیا بیان دیا ہے۔ میں اسے بتا نہیں رہا تھا۔ بتاتا کیا؟ شانتی کے ساتھ تو ابھی میری بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ سنو ملک صاحب، اس نے کہا، آپ معمولی سے تھانے دار ہیں، داروغہ کی حیثیت ہم جانتے ہیں کیا ہوتی ہے۔
आप जैसे 4 दरोगे मिलकर सारी उम्र इतना नहीं कमा सकते जितना मैं आपको 1 मिनट में दे दूंगा। अगर आप रकम को हाथ में लेने से डरते हैं तो मुझे अपने घर का पता बताएं, रकम वहां पहुंच जाएगी। अगर इससे दुगनी रकम मेरे आगे रख दो तो भी तुम यहाँ से निकल नहीं सकोगे। मैंने कहा, तुम्हें मुसलमान समझकर तुम्हारे साथ दोस्ताना बातें कर रहा हूँ। मुझे अब तुम्हारे बयान की ज़रूरत ही नहीं। इतना नेक बनने की कोशिश न करो मलिक साहब, उसने जागीरदारों की तरह कहा। आप जैसे थानेदार मेरे दरवाजे पर आकर बैठा करते हैं। बताओ क्या लेते हो? सब पूरी रकम मिल जाएगी। लिख दो मकतूल को रेसनों ने कत्ल किया है। मैं रेसन कहाँ से लाऊंगा? मैंने पूछा। सिर्फ लिख देने से मेरा काम ख़त्म नहीं होता, गवर्नमेंट कातिल मांगेगी। उसने कुछ देर सोचकर कहा, रेसन में दूंगा, आप ढीला सा मुकदमा बना लेना, बरी हम करा लेंगे, आपका फ़र्ज पूरा हो जाएगा। मैंने कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि इसे बंद कर दो। कांस्टेबल उसे उठाने लगा तो उसने कहा, मलिक साहब आप पछताएंगे, पहाड़ों से टक्कर न लो, अपनी किस्मत अपने हाथों बर्बाद न करो। इतनी रकम दूंगा जो आपका ख़ानदान आराम से सारी उम्र खाता रहेगा, वरना आपका ख़ानदान सारी उम्र पूछता रहेगा कि मलिक अहमद यार खान कहाँ है। मेरे इशारे पर कांस्टेबल इसे घसीट कर ले गया और हवालात में बंद कर दिया। मैं पिछले कमरे में गया तो शांति बेंच पर इस तरह बैठी थी कि उसके पाँव बेंच पर थे। उसने सर घुटनों में दे रखा था, उसका सारा जिस्म कांप रहा था। मेरे कदमों की आहट पर उसने सर उठाया और मुझे देखा। इस भयानक कमरे ने, खोपड़ी और हड्डियों ने और 2 कांस्टेबलों ने बारी बारी अंदर जाकर और उसे सिर्फ घूर घूर कर उसके आसाब तोड़ डाले थे। इन हालात में नींद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसके साथ वो खौफनाक राज जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी, उसे जहरीले सांप की तरह डंक मार रहा था। मुझे देखते ही वो जल्दी से उठी और मेरे पैरों में गिर पड़ी। उसने मेरे पाँव पकड़ लिए, फिर मेरी टांगों के साथ लिपटकर सर मेरे एक घुटने के साथ लगाकर कुछ कहे बगैर कांपने लगी। मैंने उसे उठाया। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो, उसने हाथ जोड़कर कहा। मुझे फांसी दे दो। मैंने उसे बेंच पर बिठा दिया और उसके पास बैठकर पूछा, तुम्हारे भाई को किसने कत्ल किया है? पहले यहाँ से निकालो, उसने दोनों हाथ मेरे घुटनों पर रखकर कहा। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पहले बताओ तुम्हारे भाई को किसने कत्ल किया है? मैंने अपना सवाल दोहराया। मैंने, उसने खौफज़दा लहजे में कांपती हुई आवाज़ में कहा, अपने भाई को मैंने कत्ल किया है। मेरे लिए ये जवाब काबिल कबूल नहीं था। ये लड़की इतनी दिलेर नहीं हो सकती थी कि किसी को कत्ल कर दे, और वो भी अपने भाई को। वो जाहिद को बचाने की कोशिश कर रही थी। ये मोहब्बत की शिद्दत थी। तुम अपना काम पूरा नहीं कर रही। मैं अपना वादा पूरा नहीं करूँगा। मैंने उसे कहा, झूठ बोलती रहो और इसी कमरे में पड़ी रहो। देख लो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। कह दो तुम्हारे भाई को जाहिद ने कत्ल किया है। वो अपने मज़हब की जिस कदर कस्में खा सकती थी उसने खाई। मैंने आखिर ये सोचा कि उसकी बात सुन लूँ। बाहर मस्जिदों में अज़ानें शुरू हो गई थीं। मैंने कांस्टेबल को अंदर बुलाकर कहा कि वो दूध गर्म करके और इसमें चीनी डालकर एक गिलास में ले आए। शांति के दिल से खौफ दूर करने के लिए मैंने कुछ बातें की। खोपड़ी और हड्डियाँ खुद उठाकर एक कोने में रख दी। ये करिश्मा इस खोपड़ी और हड्डियों का था। उन्होंने लड़की पर इतना खौफ तारी किया था कि उसने एक वाले जुर्म कर लिया। मैंने उसे कहा कि वो बात वहाँ से शुरू करे जहाँ से उसकी दोस्ती जाहिद से हुई थी। वो बोलती गई, मैं सवाल करता गया और जुर्म की कहानी मुकम्मल हो गई। जब कहानी मुकम्मल हुई तो उस वक्त सुबह के 9 बजने वाले थे। इस दौरान में मुझे एएसआई ने आकर बताया कि जाहिद का बाप आया है। मैंने उसे कहा कि उसे बिठाओ। एएसआई को मैंने ये काम दिया कि वो 1-2 कांस्टेबलों को साथ लेकर जाहिद के उस नौकर के गांव जाए जो टट्टू ले गया था। मैंने उसे इस आदमी का नाम और गांव बताकर कहा कि उसे गिरफ्तार करके टट्टू बरामद करे। शांति की बयान से और ज़बान से मैंने जो ये इतनी लंबी कहानी उगलवाई वो मुख्तसरन यूँ है कि उसे बागीचे के नीचे नदी के किनारे वो जगह बहुत अच्छी लगती थी। वो झील के साथ थी। वो कभी कभार चाचा के गांव जाया करती थी। एक रोज़ लड़कियां उसे वहां ले गईं, वहां पींग डाली और वो लड़कियों के साथ हंसती खेलती रही। ये 4 साल पहले की बात है जब वो पहली बार वहां गई थी। इसके बाद वो 1.5 माह बाद गांव जाती और लड़कियों को उसी जगह ले जाती। 1 साल पहले का
یہ واقعہ ہے کہ وہ اسی جگہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک گھٹا چھا گئی۔ فوراً ہی بہت تیز آندھی آ گئی اور اس کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بجلی چمکتی اور کڑکتی تھی۔ اوپر کی طرف یعنی کہ جس طرف سے ندی آتی تھی شاید بارش پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ ندی میں سیلاب آ گیا۔ آندھی اور بارش میں اتنی شدت آ گئی کہ پاؤں پر کھڑا نہیں رہا جا سکتا تھا۔ سیلاب ندی سے باہر نکل آیا۔ آندھی کی چیخوں اور بجلی کی کڑک نے لڑکیوں کو ایسا خوفزدہ کیا کہ وہ چیختی چلاتی بھاگ اٹھیں۔ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ شانتی بھی بھاگی، لیکن ندی کے سیلاب نے کناروں کو ڈبو کر اس کا راستہ روک لیا۔ وہ پیچھے کو دوڑی اور اوپر چڑھنے لگی۔ کوئی درخت ٹوٹا تو شانتی کی چیخیں نکل گئیں۔ طوفان سے تو وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اوپر ایک مکان ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ مسلمانوں کا مکان ہے۔ مسلمانوں کو وہ اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ مسلمان ناپاک ہوتے ہیں، ان کے سائے سے بھی بچنا چاہیے۔ اسے مسلمانوں کے متعلق بڑی خوفناک کہانیاں اور عجیب و غریب وارداتیں سنائی گئی تھیں۔ وہ اوپر جا کر ایک درخت کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، مگر آندھی کی چیخیں اور بارش کے زناٹے اسے بے حال کر رہے تھے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ اسے اپنی طرف کوئی آتا نظر آیا۔ یہ کوئی آدمی تھا جس نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا، میرے ساتھ بھاگ کر آؤ۔ خوف میں اس نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ وہ آدمی کون ہے۔ وہ کوئی پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ آدمی اسے مکان کے اندر لے گیا۔ تب وہ اور زیادہ ڈری۔ وہ تو مسلمان کا گھر تھا اور اسے پناہ دینے والا مسلمان تھا۔ یہ خوف زیادہ تکلیف دہ نہیں تھا، کیونکہ ایسے طوفان سے اسے ایسی پناہ مل گئی تھی جس کی دیواریں تھیں اور اوپر مضبوط چھت تھی۔ یہ آدمی زاہد تھا، جس نے بعد میں شانتی کو بتایا کہ وہ برآمدے میں نکلا تو اسے ایک درخت کے ساتھ چپکی ہوئی لڑکی نظر آئی۔ وہ دوڑتا ہوا گیا اور اسے اندر لے گیا۔ زاہد وہاں اکیلا تھا۔ شانتی کے سر سے پاؤں تک پانی بہہ رہا تھا۔ زاہد نے ایک نوکر کو بلوا کر چولہا جلانے کو کہا اور 2 ریشمی چادریں شانتی کو دے کر دوسرے کمرے میں یہ کہہ کر جانے کو کہا کہ کپڑے اتار کر ایک چادر کمر سے باندھ لے اور ایک اوپر لے لے۔ شانتی نے اس سے پوچھا کہ گھر میں کوئی عورت ہے تو اسے بلا لے۔ زاہد نے اسے بتایا کہ یہاں کوئی عورت نہیں ہے اور وہ اسی کو عورت سمجھ لے۔ شانتی کا دل ایک بار پھر خوف کی مٹھی میں آ گیا۔ اس مسلمان سے بچنا اسے ناممکن نظر آیا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن طوفان نے باہر جو دہشت اور تباہی پھیلا رکھی تھی اس میں جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ زاہد نے دیکھا کہ شانتی نے چادریں لے تو لی ہیں مگر کمرے میں نہیں جاتی۔ زاہد نے اسے بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں داخل کر دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ شانتی نے کپڑے اتار دیے اور چادروں سے اپنا جسم اچھی طرح ڈھک لیا۔ کمرے سے باہر آنے کی بجائے وہ اپنے بھگوان سے التجائیں کرنے لگی کہ اس کا چچا اس کی تلاش میں آ نکلے اور اسے اس مسلمان سے بچا لے جائے، لیکن خدا کے طوفان سے بھگوان بھی ڈرتا تھا۔ وہ اس کی مدد کو نہ آیا۔ شانتی ڈرتی ڈرتی باہر نکلی۔ زاہد کے پاس نوکر کھڑا تھا۔ وہ چولہا جلانے آیا تھا۔ زاہد نے نوکر سے کہا کہ وہ شانتی کے کپڑے آگ پر خشک کر کے دے اور دودھ گرم کر کے لائے۔ نوکر چلا گیا تو شانتی کو زاہد نے پلنگ پر بٹھا دیا اور اسے پوچھا کہ وہ کون سے گاؤں کی رہنے والی ہے۔ شانتی نے اسے بتایا کہ وہ شہر کی رہنے والی ہے اور فلاں گاؤں میں اپنے چچا کے گھر آئی ہوئی ہے۔ نوکر دودھ لے آیا جو شانتی نے پینے سے انکار کر دیا۔ زاہد نے اسے ہنس کر کہا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ مسلمان کے ہاتھ سے کچھ کھانے پینے کو پاپ سمجھتی ہے، لیکن اس حالت میں اسے دودھ کی ضرورت ہے۔ زاہد کا انداز ایسا تھا کہ شانتی نے دودھ پی لیا۔ زاہد نے کچھ ایسی باتیں شروع کر دیں جن سے یہ تو ظاہر ہوتا تھا کہ وہ زندہ دل آدمی ہے، لیکن ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا تھا کہ وہ شانتی کو ایک خوبصورت اور جوان لڑکی سمجھ کر اسے رام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے شانتی کو بال خشک کرنے کے لیے تولیہ دیا۔ اس کی باتوں میں لطف زیادہ تھا۔ جو وقت گزرتا گیا شانتی کے دل سے خوف کم ہوتا گیا۔ نوکر کپڑے خشک کر کے لے آیا۔ طوفان بادوبارہ میں ابھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ زاہد نے اسے کپڑے دے کر کہا کہ دوسرے کمرے میں جا کر پہن لے۔ اس نے کمرے میں جا کر کپڑے بدل لیے اور واپس آ کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ وہ زاہد کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ اتنا جوان آدمی ہے اور مسلمان بھی ہے،
इसने इसे अभी छेड़ा नहीं। वो छेड़छाड़ के मूड में मालूम ही नहीं होता था। इसने शांति से सिर्फ ये ज़ाती सवाल पूछा कि वो शादीशुदा है या नहीं। शांति ने उसे बताया कि वो अभी गैर शादीशुदा है। इससे ये मौजू चल पड़ा कि हिंदू लड़की शादी के फौरन बाद बेवा हो जाए तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। अपनी सहेलियों को भी इससे मिलने से मना कर दिया जाता है। इस बेचारी की जवानी और सारी ज़िंदगी अंधेर हो जाती है। जाहिद ने हिंदू नौजवान बेवा का ऐसा नक्शा पेश किया कि शांति का दिल घबरा गया। उसने मुसलमानों की अज़दवाजी ज़िंदगी के मुतालिक बातें पूछीं। जाहिद ने उसे ऐसी तस्वीर दिखाई जो शांति को बहुत पसंद आई। शांति ने उसे कहा कि मुसलमानों के मुतालिक उसे बताया गया है कि औरत के मामले में बड़े वहशी होते हैं। जाहिद ने उसका शक रफ़े करने की कोशिश की और उसने अमली तौर पर साबित कर दिया कि उसे शांति जैसी खूबसूरत लड़की के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। शांति जाहिद की ज़ाहिरी शक्ल से तो मुतासिर हो ही गई थी। इस तासुर में शिद्दत इससे पैदा हुई कि जाहिद ने उसे ऐसे तूफान से बचाया था जिसमें उसका मर जाना या कम से कम बेहोश हो जाना यकीनी था। अपने गांव तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं था। इसके साथ जाहिद का ये सलूक जिसकी शांति को तवक्को ही नहीं थी, इस पर जादू का असर कर रहा था। मगर ये अच्छा सलूक उसे कुछ परेशान भी करने लगा। वो जाहिद का रवैया और सलूक देखते हुए भी यकीन नहीं कर सकती थी कि मुसलमान इस पर दस्तराजी नहीं करेगा। जाहिद ने उसे इतना बेतकल्लुफ़ कर लिया था कि वो बोल ही पड़ी। कहने लगी, मैं मान ही नहीं सकती कि तुम मुझे इसी तरह गांव पहुंचा दोगे जिस तरह बाहर से लाए थे। शांति ने अपने मुतालिक बताया कि उसे अपनी खूबसूरती पर नाज था और उसे एहसास था कि लोग उसे रुक रुक कर देखा करते हैं। जाहिद ने उसे जवाब देने की बजाय ये कहा, तुम दाल पानी खाने वाली लड़की हो, गोश्त खाया करो, तुम्हारे वहम दूर हो जाएंगे। शांति को हंसी आ गई। उसने कहा कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। जाहिद ने हंसी मजाक और दो चार संजीदा बातों से उसे कायल कर लिया कि वो एक बार गोश्त खा के देखे। जाहिद ने एक रोज़ पहले बहुत से परिंदे मारे थे जो उसने रोस्ट करवा के रखे हुए थे। उसने नौकर से वो गर्म करवाए। शांति ने अपने बयान में मुझे बताया कि ज़िंदगी में पहली बार उसके सामने गोश्त आया तो उसका पसीना निकल आया। गोश्त को हाथ भी लगाना पाप था। वो बता नहीं सकती थी कि जाहिद ने उसे किस तरह मना लिया कि उसने गोश्त मुंह में डाल लिया। फिर वो दो परिंदे खा गई। ऐसी लज्जत और ऐसे जायके से वो हमेशा महरूम रही थी। उसे गोश्त बहुत ही पसंद आया। उसने जाहिद के साथ खाना भी खाया। फिर तूफान थम गया और जब बारिश भी रुक गई तो जाहिद ने शांति से कहा कि उठो चलें। नौकर ने घोड़ा तैयार कर दिया था जो बाहर खड़ा था। शांति के कुछ अल्फाज मुझे अभी तक याद हैं। उसने कहा कि जाहिद मुझसे पहले बाहर निकला। मुझे ऐसे अफसोस हुआ जैसे मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती और ये शख्स मुझे यहाँ से ज़बरदस्ती ले जा रहा है। वो इतना अमीर जागीरदार था, इतना जवान था, मैं उसके हाथ में मजबूर थी। वो जैसी भी बदतमीज़ी करना चाहता कर सकता था। मैं उसका मुकाबला करने और अपने आप को उससे बचाने के काबिल नहीं थी। मगर उसने मुझ पर कोई और ही जादू सवार करके मुझे कहा कि आओ चलें। मैं जब बाहर निकली तो मुझे ये वहम हुआ कि घोड़े पर बिठाकर वो मुझे कहीं और ले जा रहा है और मैं अगवा हो रही हूँ। जाहिद ने उसे घोड़े पर बिठाया और लगाम पकड़कर आगे आगे चल पड़ा। कीचड़ ही कीचड़ था। उसके इतने अच्छे कपड़े खराब हो रहे थे और वो खामोशी से चला जा रहा था। हत्ता के गांव नजर आने लगा। गांव से कुछ दूर ही उसने शांति से कहा कि वो आगे पैदल चली जाए। हिंदुओं ने देख लिया तो मालूम नहीं कैसे कैसे शक करें। शाम होने को थी। सूरज अभी बादलों में था। शांति ने उसे कहा कि वो किसी को ये न बताए कि उसने गोश्त खाया था। उसने जाहिद से ये भी पूछा कि वो यहीं रहता है या शहर चला जाता है। जाहिद ने उसे जो जवाब देना था दिया। शांति ने यह तो इससे पहले ही पूछ लिया था कि जाहिद ने शादी की है या नहीं। जाहिद गैर शादीशुदा था। ये हिंदू दोशीज़ा जाहिद के चेहरे मोहरे और हुस्न सलूक के जादू में गिरफ्तार हो चुकी थी। इस जादू को उसके चचा और चची ने और ज़्यादा पुख्ता और गहरा कर दिया। वो इस तरह कि वो चचा के घर में दाखिल हुई तो चचा इत्मीनान से बैठा था। उसने शायद ऐसी ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी कि बाहर जाकर शांति को तलाश करता। उसने लड़कियों से पूछ लिया था कि शांति कहाँ है। ये लड़कियाँ बड़ी बुरी हालत में भागकर गांव पहुंच गई थीं। उनमें से एक लड़की ने बताया था कि उसने शांति को ऊपर बागीचे की तरफ जाते देखा था।
اس سے اس کے چچا اور چچی کی تسلی ہو گئی تھی کہ وہ ندی کے سیلاب میں بہہ نہیں گئی۔ اب شام کو شانتی گھر میں داخل ہوئی تو چچا نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں رہ گئی تھی۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ باغیچے کے مکان میں چلی گئی تھی۔ وہاں اسے زاہد ملا جس نے اس کے کپڑے خشک کرائے اور بارش تھمنے تک اسے پناہ میں رکھا، ورنہ وہ طوفان کے خوف سے مر ہی جاتی۔ چچا اور چچی کے کان میں جوں ہی یہ الفاظ پڑے کہ لڑکی ایک مسلمان کے پاس رہی ہے تو دونوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چھی 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 کہا اور ہاتھ جوڑ کر گھبراہٹ میں پوچھا، ایک ملیچ کے پاس تم نے اتنا وقت گزارا؟ چھی چھی چھی، وہاں سے کچھ کھا تو نہیں لیا تھا؟ اس کے ہاتھ سے پانی تو نہیں پی لیا تھا؟ اپنے دھرم کو بھرشٹ کرنے کی بجائے بہتر تھا کہ تم سیلاب یا طوفان میں مر جاتی۔ تمہارے ماں باپ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس طرح سخت نفرت کا اظہار کر کے چچا گاؤں کے پنڈت کے پاس چلا گیا۔ واپس آ کر وہ شانتی کو ساتھ لے گیا۔ پنڈت نے اس سے پوچھا کہ اس نے مسلمان کے ہاتھ سے کچھ کھایا پیا تھا؟ شانتی نے صاف جھوٹ بول دیا، کہا کہ اس نے کچھ نہیں کھایا۔ دوسرے سوال نے شانتی کا یہ حال کر دیا کہ غصے سے اس کا خون ابلنے لگا۔ اس نے جواب دیا کہ اس مسلمان نے اس کے جسم کو صرف اتنا ہی ہاتھ لگایا تھا کہ وہ طوفان میں ایک درخت کے ساتھ لگی کھڑی رو رہی تھی اور وہ طوفان میں دوڑتا آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ پنڈت نے فیصلہ دیا کہ اسی سے لڑکی کا جسم ناپاک ہو گیا ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ ہندو کے دل میں مسلمان کے خلاف نفرت کتنی گہری اتری ہوتی ہے۔ پنڈت نے اس پر گنگا کے پانی کے چھینٹے مارے، جنتر منتر پڑھے اور بہت کچھ کر کے شانتی کے چچا کو یقین دلایا کہ اب لڑکی پاک ہو گئی ہے۔ شانتی نے پنڈت کو بتایا کہ زاہد نے اس کے ساتھ بالکل پاک صاف سلوک کیا اور خود کیچڑ میں پیدل چلتا اسے گھوڑے پر بٹھا کر گاؤں کے قریب چھوڑ گیا تھا۔ پنڈت نے حقارت کے لہجے میں اسے بتایا کہ مسلمان نیک ہو سکتا ہے لیکن وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ ماंس کھانے والی قوم پاپی ہوتی ہے۔ پنڈت نے شانتی کے دل میں مسلمانوں کی نفرت پکی کرنے کے لیے اسے بہت سی باتیں بتائیں اور اپنی کتاب میں سے بھی پڑھ کر کچھ سنایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ شانتی کے دل میں زاہد کے خلاف تو نفرت پیدا نہ ہوئی، اپنے پنڈت اور اپنے مذہب کے خلاف حقارت سی پیدا ہو گئی۔ اسے اس پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اس کے چچا اور چچی نے اس سے پوچھا تک نہ تھا کہ وہ کس مصیبت میں گرفتار رہی ہے۔ چچا اسے تلاش کرنے کے لیے گاؤں سے باہر نکلا ہی نہیں تھا۔ دوسرے دن وہ شہر اپنے گھر چلی گئی۔ زاہد اس کے دل اور دماغ پر سوار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ اور اس بھائی کو جو قتل ہو گیا تھا طوفان کا واقعہ سنایا اور بتایا کہ زاہد نام کے مسلمان نے اسے پناہ میں رکھا تھا۔ ان کا رد عمل بھی چچا اور چچی والا تھا۔ یہ سن کر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ گاؤں کے پنڈت نے لڑکی کو پاک کر دیا ہے۔ شانتی جسمانی لحاظ سے تو بالغ ہی تھی، ذہنی لحاظ سے وہ زیادہ بالغ تھی۔ اس کے خیالوں میں انقلاب آنے لگا۔ 15-20 روز بعد وہ پھر چچا کے گاؤں گئی۔ لڑکیوں سے کہا کہ ندی پر چلیں۔ 10-12 لڑکیاں پینگ اور رسے لے کر چلی گئیں۔ وہاں موقع دیکھ کر شانتی اپنی سہیلیوں کی نظریں بچا کر اوپر چلی گئی۔ اتفاق سے زاہد وہیں تھا۔ اب شانتی وہاں اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے گئی تھی۔ اس میں کچھ بے تابی بھی تھی اور اس کے دل میں بہت سے شکوک بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ ملاقات فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ اس روز زاہد کے ہاں پرندے نہیں بکرے کا گوشت پکا تھا۔ شانتی نے بلا جھجک گوشت کھا لیا۔ اس نے زاہد سے پوچھا کہ مسلمانوں کو ہندو ناپاک کیوں سمجھتے ہیں؟ زاہد نے اسے جو سمجھ میں آیا بتایا اور کہا، اگر تم مجھے ناپاک سمجھتی ہو تو میں واقعی ناپاک ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ اتنا اچھا سلوک اس لیے کیا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ پناہ میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ ذرا سی بدتمیزی بھی کرنا اسلام میں گناہ ہے۔ اگر گھر میں دشمن آ جائے تو اسلام کا حکم ہے کہ دوست سے بڑھ کر اس کا احترام کرو۔ اس روز بھی زاہد نے اس پر ثابت کر دیا کہ وہ پکا مسلمان ہے اور مسلمان ناپاک نہیں ہوا کرتے۔ شانتی پوری طرح زاہد کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ اس نے میرے سامنے اس کا اظہار اس طرح کیا کہ ہندو گھرانوں میں تنگ نظری اور گھٹن زیادہ تھی، اسی لیے وہ گاؤں چلی جاتی اور لڑکیوں کو ساتھ لے کر ندی کے کھلے علاقے میں چلی جایا کرتی تھی۔ زاہد نے اس کی زنجیریں توڑ دیں، اسے جذباتی سہارا دیا جس سے وہ باغی ہو گئی۔ اس ملاقات میں اس نے زاہد کو بتا دیا کہ وہ اسے ملنے آیا کرے گی۔ ان کے درمیان طے ہوا کہ چونکہ زاہد مستقل طور پر باغیچے میں نہیں رہتا
इसलिए उसे पहले इत्तला मिलनी चाहिए कि शांति आ रही है। शांति ने अगली मुलाकात की तारीख उसी रोज बता दी। वो दिन आया तो शांति वादे के मुताबिक आ गई। जाहिद मौजूद था। वो एक रोज पहले मुर्गाबियां मार लाया था जो उसने रोस्ट करवा दी थी। शांति पर गोश्त का असर था या नहीं, जाहिद की शख्सियत और सलूक का असर बड़ा ही गहरा था। इसके बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। शांति घर में बाकी हो गई। उसे अपने घर से और घर के अफराद से लगाव ना रहा। चचा के गांव की 2 लड़कियों ने देख लिया कि वो हर बार ऊपर जाती है। उन्होंने शांति को मना किया कि वो मुसलमान से ना मिला करे। शांति ने झूठ बोला कि वो सिर्फ बागीचे की सैर के लिए जाया करती है। मुलाकातें ज़्यादा होने लगीं। ये तो शांति के भाई को भी पता चल गया कि वो जाहिद से मिलती है। इनकी 2 मुलाकातें शहर में भी हुई थीं। भाई ने उसे रोका तो शांति ने उसे खरी खरी सुना दी। घर में शांति का रवैया इतना सख्त हो गया कि उसके माँ बाप दुबक गए। यहाँ मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया कि हिंदू लड़कियों को 14-15 साल की उम्र में ब्याह दिया करते थे। शांति की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? ये इसकी खुदसर तबीयत का नतीजा था। जाहिद के असर ने उसे इतना खुदसर कर दिया कि अब कोई उसका रिश्ता मांगता ही नहीं था। मशहूर हो गया था कि शांति मुंहफट और बदतमीज लड़की है। अपने भाई मकतूल के साथ उसकी बोलचाल इतनी ही रह गई थी कि कोई मतलब की बात मजबूरन करनी होती तो वो दोनों के दरमियान हूँ हाँ हो जाती थी। बाप तक को वो पल्ले नहीं बांधती थी। उसे दरअसल जाहिद ने दिलेर बना दिया था। उसका भाई उसे अक्सर कहा करता था कि जाहिद में यही खराबी नहीं कि वो मुसलमान है, बल्कि वो बदकार मुसलमान है। शांति ने ये कभी भी उसके सामने इकबाल नहीं किया था कि वो जाहिद से मिलती है। एक रोज़ शांति चचा के गांव गई। इस गांव की एक गरीब सी लड़की उसे मिली और उसे अलग ले जाकर बहुत रोई। उसने शांति को बताया कि उसका बाप शांति के बाप का मकरूज है। चंद दिन गुजरे। शांति का भाई इस लड़की के बाप से सूद वसूल करने गया। ये लड़की गांव से थोड़ी दूर खेतों में कुछ कर रही थी। शांति के भाई ने इस पर दस्त दराजी की और ये लालच भी दिया कि वो इसके बाप का बहुत सारा सूद माफ़ कर देगा। लड़की ने बड़ी मुश्किल से इससे अपनी इज्जत बचाई। उसने अपने बाप से इस वाक़ये का जिक्र न किया। वो बहुत परेशान थी। कहती थी कि वो लोग इसके भाई के मकरूज हैं। जब तक कर्ज अदा नहीं होगा भाई उसे परेशान करता रहेगा। शांति को बहुत गुस्सा आया। उसके दिल में आई और भाई की नफरत बैठ गई। उस रोज़ भी वो जाहिद को बागीचे में मिली थी। अपने घर आई तो भाई ने डांट कर कहा कि वो बागीचे में ज़रूर गई होगी। उसने जाहिद को बुरा भला कहा तो शांति ने कहा, बदकार जाहिद नहीं तुम हो जिसने खेतों में एक गरीब लड़की की इज्जत पर हाथ डाला था। इस पर घर में बहुत हंगामा हुआ। भाई ने शांति के मुंह पर थप्पड़ मारा। वो दुबला पतला आदमी था। शांति ने उस पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन पकड़ ली। भाई ने दोनों हाथों में उसके बाल पकड़कर खींचे। शांति ने उसकी गर्दन छोड़ दी। माँ बाप और भाई की बीवी ने इन्हें अलग कर दिया। शांति के भाई की बीवी अभी कम से लड़की थी। खामोशी से घर की ये बेमज़गी बर्दाश्त करती रहती थी। इस झगड़े के 6-7 दिन बाद शांति चचा के गांव गई। इसके बयान के मुताबिक शहर में वो उदास और घुटी घुटी रहती थी, लेकिन गांव में जाकर उस पर हंसने खेलने और बाहर जाकर खुद कड़े लगाने का मूड तारी हो जाता था। गांव की लड़कियां उसकी जिंदा दिली और हंसोड़ तबीयत की वजह से उसके गिर्द जमा हो जाती और उसकी हर बात मानती थीं। वो हस्बे मामूल लड़कियों को बागीचे के नीचे वाले इलाके में ले गई और जब लड़कियां पींग झूलने और झील में नहाने में मशगूल हो गईं तो शांति ऊपर चली गई। जाहिद उसका मुंतज़िर था। शांति अब अपने घर से इतनी तंग आ चुकी थी और अपने भाई से इतनी मुतनफ़र हो चुकी थी कि वो अपने मुतालिक कोई फैसला करने पर आ गई थी। उसने जाहिद से साफ कह दिया कि वो उसे मुसलमान कर ले और उसके साथ शादी कर ले। जाहिद ने ज़रा भर हिलोजत न की। उसने कहा कि उसका बाप मान जाएगा, लेकिन बाप को वो आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी तौर पर तैयार करना चाहता था। शांति घर से किसी भी वक्त भाग आने को तैयार थी। जाहिद ने इस वादे के साथ उसे रोक दिया कि वो शादी करेगा तो इसी के साथ करेगा। शांति ने जाहिद से पूछा कि मुसलमान होने का तरीका क्या है। जाहिद ने उसे बताया तो शांति ने कहा कि मुझे अपना कलमा पढ़ाओ। जाहिद ने उसे बिस्मिल्लाह पढ़ाई, फिर कलमा तैयबा पढ़ाना शुरू किया। 1 घंटे के अंदर अंदर उसने दोनों ज़बानी याद कर लिए। उसने मायने पूछे
तो जाहिद ने मायने बता दिए। उसे मायने भी अच्छे लगे। उसने जाहिद से कहा कि वो मुसलमान हो गई है, इसलिए उसे अब वो शांति ना कहा करे। जाहिद ने उसे कहा कि अब वो इसे शकीला कहा करेगा। शांति ने इसे कहा कि वो जिस तरह मुसलमान हो गई है इसी तरह शादी भी हो सकती है। उसने जाहिद से पूछा कि मुसलमानों में शादी की मजहबी रस्म कैसी होती है और क्या होता है, आओ वो यहीं पूरी कर लेते हैं। जाहिद ने जवाब दिया कि शादी का मामला इतना आसान और कच्चा नहीं होता, मजहब के मुताबिक होगा और ज़रूर होगा। मैंने शांति से कहा, शादी की क्या ज़रूरत थी, तुम तो पहले ही मियाँ बीवी थे। नहीं, शांति ने बड़ी ज़ोर से सर हिलाकर कहा, हमारा मेल सरापों का नहीं था। अगर ऐसा होता तो मैं कलमा न पढ़ती और अपने सगे भाई को कत्ल न करती। अगर जाहिद बदनीयत होता तो मैं इस पर यूं जान न देती। हमारी मोहब्बत रूहों में उतर गई थी। जाहिद ने कहा था कि बाकायदा शादी किए बगैर मैं तुम्हें किसी और नज़र से देख ही नहीं सकता। उसने मुझसे कभी झूठा वादा नहीं किया और कभी धोखा नहीं दिया। शांति अपने आप को मुसलमान समझने लगी और जाहिद उसे शकीला कहने लगा। इसके बाद इनकी जो मुलाकातें हुई, इनमें शांति ने जाहिद से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती जाहिद, एक मुसलमान लड़की हिंदुओं के घर में रहती है। जाहिद ने अपने बाप से कह दिया था कि वो शांति के साथ शादी करेगा। बाप ने इसे इजाज़त नहीं दी थी और इनकार भी नहीं किया था। जाहिद उसका एक ही बेटा था जिसने काश्तकारी और मज़ारों वगैरह का इंतज़ाम खुश असलूबी से संभाल रखा था। बाप उसे नाराज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन इतनी आसानी से इजाज़त भी नहीं दे सकता था, इसलिए शादी मुलतवी होती जा रही थी। खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शांति इस्लाम में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी लेती थी। जाहिद को जो कुछ मालूम था वो उसे बता देता था। उनकी मुलाकातों का वक्त कम और वक्फा ज़्यादा होता था, इसलिए शांति नमाज वगैरह याद न कर सकी। फिर वो दिन आया जिस दिन शांति का भाई 3 गांव से वसूलियों के लिए टट्टू पर सवार होकर रवाना हुआ। मैं पहले सुना चुका हूँ कि वो कहाँ कहाँ गया था। शांति एक रोज़ पहले चचा के घर गई थी। दूसरे दिन वो 7-8 लड़कियों के साथ पींग और रस्से लेकर नदी के किनारे चली गई। अपने मामूल के मुताबिक वो मौका देखकर ऊपर चली गई। उसे मालूम नहीं था कि उसका भाई वसूली के लिए चचा के गांव में भी आएगा। मालूम होता भी तो उसे परवाह नहीं थी। उसे तो वो अपना दुश्मन समझती थी। वो जाहिद के कमरे में बैठी थी। जाहिद मकान की पिछली तरफ किसी नौकर को कोई काम बता रहा था। दरवाज़ा खुला और शांति का भाई अंदर आया। 1 साल के अरसे में ये पहला मौका था कि उसके भाई ने उसे जाहिद के मकान में देखा था। उसने शांति को गाली दी और तेजी से आगे जाकर शांति के मुंह पर थप्पड़ मारा। शांति के दिल में वो सारी नफरत उमड़ आई जो भाई के खिलाफ भरी हुई थी। शांति ने गुस्से से दांत पीस डाले और कहा, तुम कमीने हिंदू, एक मुसलमान लड़की पर हाथ उठाने की जुर्रत कर सकते हो। गुस्से और नफरत ने और पकड़े जाने के एहसास ने उसे पागल कर दिया। उसने भूखी शेरनी की तरह झपटकर भाई की गर्दन दोनों हाथों में पकड़ ली। भाई ने दोनों हाथों से उसके बाल मुट्ठियों में ले लिए और पूरी ताकत से बालों को झटके दिए। दर्द की शिद्दत से शांति के हाथ भाई की गर्दन पर कुछ ढीले होने की बजाय और सख्त हो गए। शांति के बयान के मुताबिक वो भाई को जान से नहीं मारना चाहती थी, मगर उसके हाथों का शिकंजा बालों के दर्द से बहुत ही तंग हो गया। इतने में जाहिद अंदर आ गया। उसकी आवाज़ सुनाई दी, क्या हो रहा है शकीला। उसने दोनों के बाजू पकड़ लिए। वो इन्हें छुड़ा रहा था। शांति ने भाई की गर्दन छोड़ दी, लेकिन भाई ने उसके बाल न छोड़े। वो गिर पड़ा। उसके एक हाथ से शांति के बाल छूट गए। दूसरे हाथ की मुट्ठी खुल गई, लेकिन उसके बाल खिंचे और फिर आज़ाद हो गए। शांति को मालूम नहीं था कि उसके भाई ने उसके 3 बाल मरते मरते अपने साथ रख लिए हैं और ये बाल पुलिस को बागीचे तक ले आएंगे। यही थे वो बाल जो मकतूल की अंगूठी में फंसे हुए थे। जाहिद ने शांति के भाई को हिलाया, उसकी नब्ज देखी और कहा, शकीला, तुमने इसे जान से मार दिया है, मर गया है। जाहिद ने उसे बताया कि मर गया है। शांति को चक्कर आ गया। जाहिद ने उसे कहा, कोई परवाह न करो, मर गया तो अच्छा हुआ, तुम चली जाओ, लड़कियों के साथ हंसो खेलो, घबराना नहीं, कोई उल्टी सीधी बात मुंह से ना निकालना, मैं लाश गायब कर दूंगा।
अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कहना कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं खुद संभाल लूँगा। शांति वहाँ से निकली। उसने बहुत कोशिश की कि घबराहट पर काबू पा ले, मगर कामयाब न हो सकी। भाई की लाश का चेहरा उसकी आंखों के सामने से हटता नहीं था। वो लड़कियों के पास गई। उसने हंसने खेलने की कोशिश की तो दिल पर घबराहट और ज़्यादा हो गई। उसने लड़कियों से कहा कि घर चलो। वो अभी नहीं जाना चाहती थीं। शांति ने गुस्से में आकर उनके रंग में भंग डाल दी तो सब चल पड़ी। दो लड़कियों ने उससे पूछा कि भाई से लड़ाई झगड़ा हो गया है। उसने जवाब दिया कि उसने तो भाई को देखा ही नहीं। लड़कियों ने कहा कि वो टट्टू पर सवार था और पहले नीचे आया था। उसने उसके मुतालिक पूछा भी था, फिर ऊपर चला गया था। शांति ने उन्हें बताया कि वो ऊपर जाकर एक दरख्त के नीचे लेट गई थी क्योंकि उसके सर में बड़ा सख्त दर्द था। उसने भाई को देखा ही नहीं। गांव पहुंचते ही उसने चचा से कहा कि वो अपने घर जाना चाहती है। चचा ने टट्टू का इंतजाम कर दिया और एक आदमी साथ कर दिया। घर आकर उसकी ज़हनी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। घर वालों ने ध्यान न दिया क्योंकि वो घर में सबके साथ खिंची खिंची रहती थी। दूसरे दिन इत्तला मिली कि उसके भाई की लाश मिली है। शांति को जब पता चला कि लाश बागीचे से नहीं बल्कि कहीं और से मिली है तो उसके दिल को कुछ करार आ गया। मगर ये करार ज़्यादा देर न रहा। एक कांस्टेबल आया और उसे थाने ले आया। बयान देकर शांति ने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहा, अब जाहिद को छोड़ दो। मैंने सच सच बता दिया है कि अपने भाई को मैंने कत्ल किया है। जाहिद बेकसूर है। मैंने इससे झूठा वादा किया तो वो खुश हो गई। मैं जब पिछले कमरे से निकलकर अपने दफ्तर की तरफ गया तो दफ्तर के सामने शांति का बाप और 10-12 हिंदू खड़े थे। ये शहर के मोहसिन थे। इनसे ज़रा अलग हटकर जाहिद का बाप खड़ा था। मुझे देखकर सब इस तरह मेरी तरफ आए जैसे मुझ पर हमला कर देंगे। उन्होंने इकट्ठे ही बोलना शुरू कर दिया। वो एक इज्जतदार आड़ती और साहूकार की बेटी को छुड़ाने, क्या ये जमानत लेने आए थे कि इस लड़की को बाइज्जत तरीके से थाने में रखा जाएगा? जाहिद का बाप भी मेरे पास आया। उसने जवाब तलबी के अंदाज से हाकिमाना लहजे में कहा, सुना है कि तुमने मेरे बेटे को हवालात में बंद कर रखा है। इस पर ज़रा सोच कर हाथ डालना। शहर का सबसे मोअज़्ज़िज़ हिंदू मुझे अलग ले गया और पूछने लगा कि कातिल कौन है और मैं क्या कार्रवाई कर रहा हूँ। मैंने उसे जवाब दिया कि इस मरहले पर मैं कुछ भी नहीं बता सकता। इस हिंदू ने कहा, आपने हमारी लड़की को बिलावजह थाने बिठा लिया है। कातिल जाहिद है। मुझे शक है कि आप मुसलमान की तरफदारी कर रहे हैं। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं गुस्सा पी गया। उसे कहा कि मेरे फ़राइज़ में दखल अंदाज़ी वो ना करे। मैंने देखा कि इन हिंदुओं के तेवर ठीक नहीं थे। जाहिद का बाप अलग धमकियां दे रहा था। मैंने सबसे कहा कि वो थाने के अहाते से बाहर निकल जाएं, वरना मैं अपने कांस्टेबलों को इस्तेमाल करूंगा। वो वहां से हट गए। मैंने ज़िले को टेलीफोन किया और बराह रास्त डीएसपी से बात की। उसे केस की नोयत बताई और हिंदुओं का और जाहिद के बाप का रवैया बताया। मैंने कहा कि केस बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम चपकलिश की सूरत इख्तियार कर सकता है। अंग्रेज़ अपने कानून का पूरा एहतराम करते थे। डीएसपी ने स्पेशल स्टाफ का एक अंग्रेज़ इंस्पेक्टर भेज दिया। उसने आते ही केस अपनी निगरानी में ले लिया। शांति ने मजिस्ट्रेट को अपना इकबाली बयान दे दिया। मेरा एएसआई टट्टू बरामद करा के ले आया और टट्टू ले जाने वाले नौकर को भी पकड़ ले आया। जाहिद ने कोई बयान न दिया। शांति को जुडिशल लॉकअप में भेज दिया गया। लाश उठाकर दूर फेंकने वाले नौकरों ने भी मजिस्ट्रेट को बयान कलमबंद करवा दिए। उन्हें भी जेल भेज दिया गया और जाहिद को 1 हफ्ते के रिमांड के बाद जेल की हवालात में भेजा गया। मुकदमा मजिस्ट्रेट की अदालत में गया। जब मैंने बयान देते हुए कहा कि शांति ने इकबाली जुर्म कर लिया है जो मुतालिका मजिस्ट्रेट साहब पेश करेंगे, तो जाहिद जो हथकड़ियों में था उठ खड़ा हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, ये झूठ है। शाम साहूकार के बेटे को मैंने कत्ल किया है। इस लड़की में इतनी जुर्रत नहीं हो सकती। अगर इस लड़की ने इकबाली बयान दिया है तो इस थानेदार ने इसे डरा धमकाकर बयान दिया है। अदालत किसी मुलजिम का वावेला नहीं सुना करती। वहाँ का तरीक़ाकार कुछ और होता है। जाहिद को खामोश करा दिया गया। आखिर में मजिस्ट्रेट ने मुकदमा सेशन कोर्ट के हवाले कर दिया। वहाँ भी जब शांति का इकबाली बयान कलमबंद करने वाला मजिस्ट्रेट इसका इकबाली बयान पढ़कर सुना रहा था तो जाहिद ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ये बयान झूठा है।
श्यामे साहूकार के बेटे को मैंने कत्ल किया है। सेशन जज अंग्रेज था। उसने जाहिद को खबरदार किया कि वो बदतमीजी दोबारा करेगा तो तौहीन अदालत के जुर्म में उसे 6 माह सजाए कैद बामशक्कत दी जाएगी। शांति भी उसके साथ कटहरे में थी। मैंने देखा कि वो इसे बाजू से पकड़कर बिठाने और चुप कराने की कोशिश कर रही थी। शांति अपने बयान से मुनहरिफ नहीं हुई। आखिर उसे उम्र कैद की सजा हो गई। जाहिद को आनत जुर्म, मकतूल की रुपयों की थैली चोरी करने और लाश गायब करने में 5 साल और लाश उठाकर ले जाने वालों को 2-2 साल सजाए कैद दी गई। टट्टू ले जाने वाले को बरी कर दिया गया। जाहिद के बाप ने बाद में मुझसे गिला किया कि मैंने उसे बात करने का मौका न दिया। मैंने उसे बताया कि मुसलमान की हैसियत से मैं जो मदद कर सकता था वो रिश्वत के बगैर ही कर दी है। मैंने जाहिद के 2 जुर्म मुकदमे में शामिल ही नहीं किए थे, एक उसका रिवॉल्वर निकालना और दूसरे हिरासत से भागना। जाहिद के बाप ने और शांति के बाप ने भी हाई कोर्ट में अपील की और दोनों अपीलें मुस्तरद हो गईं।